जय हिंद दोस्तों, एट लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए, आपका डे 3 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों के समकक्ष टॉपिक रहेगा इस तरह से, आप देख सकते हैं। आज डे 1 और डे 2 पार्ट 1 पार्ट 2 में कंप्लीट किए हैं और अच्छे से कंप्लीट किया है। एक एक क्वेश्चन आपको विस्तार से बताया गया है, व्याख्या के साथ और स्टोरी फॉर्मेट में बताया, ताकि आपको क्वेश्चन याद रहे। तो दोनों वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको जाकर के देखिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे इस तरह से। और घटना चक्र का भी बुक कंप्लीट कर दिया गया है, उसको भी जाकर के देख सकते हैं आप। एनसीईआरटी एससीईआरटी का भी बुक काफ़ी कंप्लीट किया गया, उसके भी आप उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए, इसमें 8 वीडियो लगभग देखेंगे, पार्ट बाई पार्ट हम बनाए हैं। कुछ इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट किए और जल्दी हम स्टार्ट साइंस भी कर देंगे, क्योंकि एक तरफ से टारगेट रहेगा मेरा 31 जुलाई से पहले, यानी 60 दिनों में टोटल 90 दिन का क्लासेज कंप्लीट कर दें। 31 जुलाई से पहले आपका सारा कंप्लीट कर दें। बाकी का जो भी रहेगा 31 जुलाई या 31 अगस्त, सॉरी 31 अगस्त तक मैं कंप्लीट कर दूं। सितंबर में सिर्फ रिवीजन कर सकें, टॉपिक के साथ कंप्लीट करेंगे। कुछ एनसीईआरटी जो लगेगा आपको इम्पोर्टेंट है, आप बोल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उसका एनसीईआरटी बुक्स हो या फिर आपका कोई एनसीईआरटी के नोट्स हो, क्वेश्चन पेपर हो, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का टॉपिक जो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, इसको आप गहन अध्ययन कीजिएगा किसी भी बुक से। आप स्पेक्ट्रम बुक हो या फिर आपके पास एनसीईआरटी बुक हो, आपने जहाँ से भी लिया है। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, भारत में 1857 के बाद प्रमुख कृषक आंदोलन जितने भी हुए हैं। भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व नीति एवं ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव क्या रहने वाला है, भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास, ये सारे इन चीज़ों से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। विस्तार से हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, सीधे टाइम में वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन पर चलेंगे। ये टॉपिक रहेगा आप लोग का, भारत में 1857 के बाद हुए प्रमुख कृषक आंदोलन, भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व नीति एवं ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, भारत में आधुनिक शिक्षा का महत्व। और आप लोग को बताना चाहूँगा, अभी नोटिफिकेशन आया नहीं 70 बीपीएससी का, तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। हाँ, संभव है रीजन इसलिए अभी लेट हो रही है क्योंकि आरक्षण का जो 75% मुद्दा है, उसको हाई कोर्ट में पटना में चैलेंज किया गया है। इसी कारण से थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल रहा है। 65% में इसको कंबाइंड किया जाएगा, 60% में एक्चुअली ये सारे मामला उसके कारण फंसा हुआ है। तो जब भी आएगा, ये 1 सप्ताह में विभाग का काम है, निकाल करके वो जब भी हो सकता है जुलाई के लास्ट तक में भी दे दे, और आपको फिर अगस्त में फॉर्म भर लीजिए, सितंबर में 30 का एग्जामिनेशन दीजिए। मे भी कुछ अगर चेंजेज होता है तो जरूर उसके बारे में अपडेट हम दे देंगे। चलिए, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। बंगाल में हुए नील विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नील विद्रोह आपका कब हुआ है, आपको पहले ये दिमाग में आना चाहिए। तो चलिए, ये आपका 1860 1856 के बाद की ये घटना है। बंगाल में हुए नील आंदोलन में बंगाल के बुद्धिजीवियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने किसानों के समर्थन में समाचार पत्रों में लेख लिखे, जनसभाओं का आयोजन किया और उनकी मांगों के संबंध में सरकारों को ज्ञापन सौंपा। ठीक है, ये भी बात सत्य है। हरीश चंद्र मुखर्जी ने पत्र हिंदू पैट्रियट ने किसानों का पूर्ण समर्थन किया था, ये भी बात सत्य है। स्थिति को देखते हुए सरकार ने नील उत्पादन की समस्याओं को पर सुझाव देने हेतु नील आयोग का गठन किया गया था। ये तीनों बातें आपकी सही है, आपका डी ऑप्शन सही माना जाएगा। चलिए, आई होप कि क्लियरली आपको विजुअल हो रहा होगा। एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा इस व्याख्या से पहले, आपको मेन 3 टॉपिक को जरूर आप अच्छे से, मेन 3 सब्जेक्ट, एक हिस्ट्री, दूसरा साइंस पे स्टार्ट हम कर देंगे जल्दी, साइंस, क्योंकि इससे आपको लगभग 30 क्वेश्चन आपका आएगा, 30 क्वेश्चन आपका। उसमें भी आपका एससीईआरटी एंशिएंट और मिडिवल को लगभग 5-5-10 क्वेश्चन और 20 से 25 क्वेश्चन आपको मॉडर्न से रहेगा। इस तरह से संभव है, जो कि अभी तक का पैटर्न रहा, मे भी चेंजेज हो सकता है। 30 क्वेश्चन आपका साइंस से रहेगा और आपका करंट अफेयर से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये 30 से क्वेश्चन मैं 30 ही एवरेज मान रहा हूँ अभी। और एक बिहार स्पेशल, अगर ये 4 करके जाते हैं, एक बिहार स्पेशल से आपका, मैं अभी 70 पीपीएससी अगर आप टीआरई के लिए भी देख रहे हैं तो यही संभव रहती है। तो उसमें भी आपका 25 क्वेश्चन, हालांकि संख्या अब घटते जा रही है, 20 से 25 क्वेश्चन आपको मैं 20 ही मान रहा हूँ। और एक आपको मैथ और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन रहता है। टोटल अगर आप देखेंगे तो आपका 90, 110, 120 क्वेश्चन आता है। 120 में अगर आप 100 भी कर लेते हैं तो भी आप कट ऑफ जनरल के रहते हैं। 100 प्लस भी आपका काट छाट का अगर आप जगह आ जाता है तो इन्हीं 4-5 सब्जेक्ट से आपका रिजल्ट हो जाएगा। इधर यही 5 सब्जेक्ट से,
इसको फोकस करना ही करना है। लेकिन ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं आप बाकी सब्जेक्ट छोड़ दीजिए। बाकी आपका पॉलिटी से 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ज्योग्राफी से 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपका इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इन्वायरमेंट साइंस से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इन सारे सब्जेक्ट को मिला करके भी आपका लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपको रहता है। ये नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको छोड़ना है, आपको पढ़ना है। आपको जीएस पेपर 2 में लोग पॉलिटी से अगर 8-10 क्वेश्चन आता है तो 10 क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 2 में मेंस में काम आएगा, आपका इसमें भी काम आएगा। जीएस पेपर 2 में लगभग 8-10 क्वेश्चन मान के चलिए। इकोनॉमिक्स से 8 से 10 क्वेश्चन अगर आपका है, 10 से 15 क्वेश्चन हालांकि आप क्वेश्चन करेंट अफेयर से रिलेटेड ये मिला के पूछता है, और इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन, ये आपका 2 से 3 क्वेश्चन, ये भी आपको देखना। मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने के लिए बोल रहा, लेकिन आपको जब भी आप प्रायोरिटी सेट करेंगे, जितना समय आप दे रहे हैं, हिस्ट्री को सबसे ज़्यादा, फिर साइंस को, फिर करंट अफेयर्स को, फिर बिहार स्पेशल को देना है। इस तरह से मैथ रीजनिंग के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इस तरह से मकसद लेकर चलना है। चलिए इसकी व्याख्या पर चलते हैं। इन सारे मुद्दों को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन सारे मुद्दों को। चलिए नील विद्रोह के बारे में चलते हैं। नील विद्रोह आपका नील आंदोलन के संबंध में उपरोक्त तीनों कथन सत्य है। नील आयोग की सिफारिश के आधार पर सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर और किसानों को यह आश्वासन दिया कि उन्हें नील उत्पादन हेतु विवेच नहीं किया जाएगा। 1860 में अनिल उत्पादन क्यों किया जाता है उसका स्टोरी फॉर्मेट में भी बताऊंगा आपको, और क्या एनसीईआरटी का इसमें तथ्य था जो हम अभी वर्बली सुनेंगे। चलिए पहले इसके व्याख्या को हम जान लेते हैं। उन्होंने 1860 तक उत्पादकों ने अपने सारे कारखाने बंद कर दिए। बंगाल का नील विद्रोह ब्रिटिश नील कारखानों के खिलाफ नील उत्पादकों के किसानों द्वारा 1859 से 63 के दौरान हुआ था। इस विद्रोह की शुरुआत सर्वप्रथम जो स्टार्ट हुआ था 1859 में बंगाल के नदिया जिले में, कहाँ पर हुआ था, गोविंदपुर और गांव में हुआ था। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इससे संबंधित आता है, इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। तो बंगाल के नदिया जिले में आपका गोविंदपुर गांव में हुआ था स्टार्ट 59 में। नील विद्रोह के जो वर्णन किया था, और इसका वर्णन जो मिलता है दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में किया था, तो इसकी कहानी उसी में वर्णित किया गया था। इस आंदोलन के विद्रोह के नेता जो थे दिगंबर और विष्णु विश्वास थे, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें देखिए एक स्टोरी फॉर्मेट में बता दो ताकि आपके दिमाग में छपा रहे। जो नील की खेती करवाई जाती थी उसमें देखा जाता था कि जितने भी नीले रहेगा, आपने उजाला देखा होगा, उजाला आज से कुछ साल पहले अपने पापा चाचा को उजाला का एक एड भी आता था, उजाला लगा करके नील की यूज होता है। हालांकि अभी कुछ सालों से ये यूज नहीं होती है, तो आप जो अंडर गारमेंट्स या फिर गंजी पहनते थे उसमें यूज होते थे नीला करने के लिए। ये नीला रंग जो है काफ़ी उसमें यूज होता था, और ये उसी से बनाया जाता था। और नील की खेती, ये सारी चीज़ें वहाँ से और यही कुछ ना कुछ जो बचे रह गए थे बिहार में जाके, इसका विद्रोह को लास्ट में हुआ था 1917 में। 1917 में आपका गांधी जी के समय में 1917 में नील विद्रोह जो करवाया गया था इसी से संबंधित था। अफीम की खेती इससे संबंधित होता था, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं थोड़ा व्याख्या के साथ। नील विद्रोह के संबंध में लिखित कथनों में से किसका 1859 से 62 के विद्रोह ने बंगाल के नील उत्पादन संबंध के लिए मृत्यु की घंटी बजा दी? किसके लिए बता दी थी? तो डेविड हार्डिन को बढ़ाया दिया था। उपयुक्त कथन नील विद्रोह के संबंध में डेविड हार्डिन ने कहा है, नील आयोग के सिफारिश के आधार पर सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया था कि वह उन्हें नील उत्पादन हेतु भी व्यस्त नहीं किया जाएगा। और 1863 तक बंगाल ने सभी नील कारखानों बंद होने के साथ ही यह विवाद भी समाप्त हो गया। उसमें एक्चुअली जो यूरोप में और कई जगह जहाँ पर इसमें फ्रांस में मांग हुआ करती थी, वो मांग खत्म हो गई थी क्योंकि वो सारी चीज़ें कहीं और से उपलब्ध हो गई थी, और एक उसका विकल्प भी आ चुका था उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्रोह का समर्थन करने में बड़े सामंत अवसरवादी सिद्ध हुए तो ग्रामीण मध्य वर्ग पराजय की भावना से ग्रस्त हो सिद्ध हुआ। कारखानों को उनके द्वारा किया गया विरोध एक बड़ी सीमा तक निजी स्वार्थ से प्रेरित था। उपरोक्त कथन नील विद्रोह के संबंध में किस इतिहासकार ने कहा था? यही बताइएगा। आपके समकक्ष ऑप्शन है, रंजीत गुहा है, या रामचंद्र गुहा, BL ग्रोवर है, या सुमित सरकार है? बताइएगा। इसका सही जवाब आप देख सकते हैं, ये है आपका ऑप्शन ए, यानी कि जितने भी कहा गया रंजीत गुहा के तरफ से कहा गया था। नील विद्रोह के कृषक के संबंध में प्रसिद्ध इतिहासकार थे रंजीत गुहा।
विद्रोह का आरंभ जो है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1859 से 60 के नील विद्रोह के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है इसमें कौन सा सही है, क्या पूछ रहा है, सही नहीं है ये बताना है, तो ये ध्यान देना, बाकी चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं। चलिए पहला आपके ऑप्शंस हम आप लोग के समकक्ष पढ़ रहे हैं, देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है बंगाल के बुद्धिजीवियों ने मुश्किल ही विद्रोह का समर्थन किया। ये इन लोगों ने जितने भी बुद्धिजीवी थे या फिर सामंत लोग थे इनका समर्थन नहीं किया था, क्योंकि यही लोग शोषण करने वाले थे। तो यही आपका गलत है, यही आपका गलत है। नेक्स्ट है विद्रोह की सफलता का प्रमुख कारण रैयतों को आपसी सहयोग। जितने भी रैयत मान लीजिए यानी जितने भी कर देता थे उनका आपसी सहयोग था, इसलिए ये सही है। विद्रोह बागान मालिकों द्वारा बंगाल के किसानों द्वारा दीर्घकालीन उत्पादन की प्रकाष्ठा बहुत ज़्यादा प्रकाष्ठा तक पहुंच गई थी। एक सीमा होती है, कई चीज़ को होती है, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसी तरह से कर सकते हैं। चलिए इसके व्याख्या जानते हैं। इस तरह से सिर्फ और सिर्फ एक सही है आपका, वो केवल ए, डी ऑप्शन से आपका सही है, ठीक है। कथन ये गलत है क्योंकि विद्रोही किसानों के संदर्भ में शक्तिशाली अभियान आयोजित करने में बंगाल के बुद्धिजीवियों की भूमिका इंडिगो विद्रोह की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। कथन दूसरा सही है आपका, विद्रोह की सफलता में रैयतवारों के अविश्वास, सहयोग, संगठन और अनुशासन ने प्रमुख भूमिका निभाई है। तीसरा कथन भी सही है, बागान मालिक ने किसानों की अग्रिम के रूप में मामूली सी राशि देने और फर्जी अनुबंध करने के लिए मजबूर किया और उन्हें नील की खेती करने के लिए मजबूर किया। बागान मालिकों की जबरदस्ती की प्रकृति और किसानों के लिए राहत के कानूनी तरीके की कमी अंततः नील विद्रोह में परिणत हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको 5th नंबर क्वेश्चन, आप बताइएगा इसका सही। पनामा विद्रोह का निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं था? तो आपके समकक्ष ऑप्शन हैं, देख सकते हैं। जमींदारों का किसानों से अधिक लगान वसूलने का प्रयास करना, तो क्या ये इससे संबंधित नहीं था? बिल्कुल संबंधित था। जमींदारों द्वारा किसानों से सामंती कर वसूलना, ये भी सही था। जमींदारों द्वारा किसानों को जमीन से मनमानी बेदखल करना, ये भी था। मुस्लिम कृषकों द्वारा हिंदू जमींदारों पर आक्रमण, मुस्लिम कृषकों द्वारा आपको हिंदू में जमींदारों आपको आक्रमण करना, ये नहीं था आपका पनामा विद्रोह। 1870 के दशक में बंगाल में कृषकों का एक शक्तिशाली आंदोलन जमींदारों के खिलाफ विकसित हुआ, जिसे पनामा कृषक कहा जाता है। इस विद्रोह का मुख्य केंद्र बंगाल पावना विद्रोह और बोगरा जिले थे। पावना और बोगरा जिले थे, इसलिए इसे पावना कृषक विद्रोह कहा जाता है। पावना, ओके। यह संघर्ष जो है बंगाल के उस क्षेत्र में हुआ था जहां अधिकांश कृषक मुसलमान थे और जमींदार वर्ग जो है जितने भी थे वो हिंदू थे, जिसमें से राजपूत हो, ब्राह्मण हो, जितने भी ये सारे। मुस्लिम कृषकों द्वारा हिंदू जमींदारों पर आक्रमण नहीं किया गया था। बाकी अन्य तीनों जो कारण जो थे पावना विद्रोह के प्रमुख कारण थे। पावना में जमींदार किसानों का अधिक से अधिक शोषण करना चाहते थे। नेक्स्ट है, जबकि किसान अपने अधिकार को प्राप्त करने हेतु एवं सुरक्षित बनाने के लिए उत्सुक थे। नेक्स्ट है, पावना कृषक संघर्ष के संबंध निम्नलिखित में से असत्य को यानी गलत को चयन करना है। तो गलत क्या है? बंगाल के बुद्धिजीवी ने इस आंदोलन का भरपूर समर्थन किया था, बिल्कुल सही है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारका, ये आनंद मोहन बोस कौन है आप बता सकते कौन? द्वारकानाथ गांगुली ने द इंडियन एसोसिएशन के मंच से आंदोलनकारी की मांगों का समर्थन किया था, बिल्कुल ये सही है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी आंदोलन का समर्थन किया था, ये भी सही है। इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष किया। हिंसात्मक नहीं हुआ था कभी, ये डी आपका गलत है, ठीक है। सेम क्वेश्चन कर सकते हैं, रिपीट हुआ है। पावना विद्रोह में हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के संघर्ष किया, यद्यपि अधिकांश किसान मुसलमान थे और अधिकांश जमींदार हिंदू थे, उल्ट में कर सकते हैं। यह आंदोलन जमींदारी प्रथा के खिलाफ था, सिर्फ और सिर्फ जमींदारी प्रथा और कर लेना, ज़्यादा वो शोषण करना चाहते थे, जिसमें से सिर्फ एक बात है कि अधिकांश किसान मुसलमान थे। इसका मतलब ये नहीं सारे किसान मुसलमान थे, कुछ हिंदू भी थे, लेकिन ज़्यादा संख्या इसमें मुसलमानों की थी और अधिकांश जो जमींदार थे उसमें हिंदू थे।
इस आंदोलन के महत्वपूर्ण नेताओं में से ईशान चंद्र राय और शंभू पाल आदि थे। कौन थे इसमें आंदोलन के अगर प्रमुख नेता अगर मानेंगे तो ईशान चंद्र राय और शंभू पाल आदि थे। नेक्स्ट है, देख सकते हैं 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनसे संबंधित क्षेत्र के साथ समलिखित कीजिएगा। तो कौन सा है, किसके साथ, देखते हैं। आपके समकक्ष कुकी विद्रोह। कुकी विद्रोह कहाँ पर हुआ है आपका, कुकी विद्रोह अगर कुका अगर रहेगा तो आपको पंजाब में चले जाना है। कुका विद्रोह पंजाब, उसमें और दीर्घिकार लगेगा था कुकी यानी त्रिपुरा पहुंच जाना है, ठीक है, त्रिपुरा। पावना अभी मैंने बताया कहाँ पर है, बंगाल का है। और बिरसा मुंडा ये बिहार, उसमें हुआ करती थी बिहार। अगर झारखंड का ऑप्शन आए तो झारखंड भी लगा सकते हैं, ठीक है। भागलपुर से लेकर के राज्य तक ये उनका रहा था। कब से काल इसमें बताएगा, अपना ईस्वी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो इस हिसाब से आपको कौन लगेगा, फर्स्ट का फोर देखिए एलिमिनेट करने के लिए ये आपका एलिमिनेट हो गया। फर्स्ट का 4 आ गया, सेकेंड का फर्स्ट, इसमें दोनों देखिए कॉमन है। तो आपको मतलब पूरा आना पड़ेगा, इसमें आपको सही आना पड़ेगा। तो उसके बाद आता है थर्ड, बिरसा का बिहार आपका थर्ड का, ये आपका फोर्थ, डी ऑप्शन सही है। कुकी जनजाति जो है त्रिपुरा में हुआ था। और उसके बाद देखें कुका जो भगत जवाहरमल के नेतृत्व में पंजाब में 1860 में वो शुरू हुआ था। पावना जो किसान विद्रोह आंदोलन है पूर्वी बंगाल में 1873 से 76 में किसान चंद्र राय और शंभू पाल के नेतृत्व में हुआ था। बिरसा मुंडा जो विद्रोह हुआ था आपका 1893 से लेकर के 1900 ईस्वी में, और 3 फरवरी को ये सोते हुए पकड़े गए थे। हालांकि उनके दोस्त ने, बिरसा मुंडा जो थे यानी कि मुंडा जनजाति के, 3 फरवरी को उनको पकड़ा गया था। उसके बाद इनको फांसी की सजा दी गई थी। बिहार और झारखंड में क्षेत्र में हुआ था और इसे ही उलगुलन यानी महान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। उलगुलन, अगर इसका उपनाम से कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बिरसा मुंडा नहीं भी दिया जाता है, तो उलगुलन के नाम से जानते हैं। चलिए इसके बारे में विस्तार पढ़ेंगे आने वाले क्वेश्चन के समय में। निम्नलिखित घटनाओं के तिथि के अनुसार व्यवस्थित करना है। दिए गए कुट की सहायता से उत्तर आपको देना है। बताइएगा, नील विद्रोह आपको बताया 1860 के आसपास में, 1859 में स्टार्ट हो गया था। और आपका पावना आपका 59 में स्टार्ट हुआ था, 60 में हुआ। तेगवाना और दक्कन का विद्रोह कब हुआ था, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए बताइएगा, तेगना आपका तेभागा आंदोलन जो 1874 में आपका हुआ है। पावना विद्रोह आपका 1873 से 76 के बीच में। दक्कन का विद्रोह जो हुआ है आपका 1946 में हुआ है, 1946। देखिए इसका व्याख्या के अनुसार इस तरह से होगा। नील विद्रोह आपका हुआ है आपका 1859 से 60 के बीच में, बंगाल में हुआ है, गोविंदपुर गाँव में। पावना आपका 1873 से 76 में, बंगाल में हुआ है। दक्कन विद्रोह आपका 1874 में आपका हुआ है, महाराष्ट्र में। और तेभागा आपका 1946 में, आपका तेभागा 1946 में, मैंने वहाँ पर गलत लिख दिया, तेभागा 1946 में, ठीक है। तेभागा आपका 1946, ये आपका दक्कन का, ये है आपका दक्कन का आपका 1874, ये आपका 1946 में हुआ, 1946। उस अनुसार आप मिलाएंगे तो कौन सा हो जाएगा आपका, सबसे पहले आ जाएगा थर्ड नंबर ये 3, उसके बाद 4, उसके बाद आपका आ जाएगा 2, और उसके बाद 1। इसी अनुसार देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही आएगा। नेक्स्ट है, दक्कन कृषक विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत को चुनना है। तो देखते हैं, दक्कन कृषक विद्रोह का मुख्य कारण रैयतवाड़ी बंदोबस्त आपका के अंतर्गत किसानों पर आरोपित किए गए भारी कर था। हमेशा टैक्स की बात ही होगी, तो ये भी बात सही है, टैक्स, ठीक है। करों के बोझ तले इन दबे किसान साहूकारों के कुचक्र में फंसते जा रहे थे, बिल्कुल ये भी बात सही थी। इन महाजनों और साहूकारों ने मारवाड़ी एवं तथा गुजराती प्रमुख थे, ये सारे थे। 1867 में सरकार द्वारा भू राजस्व की दरों में 75% की वृद्धि की गई थी, ये आपका गलत है, वृद्धि नहीं की गई थी, तो इसका आपका ये गलत है, 75%। दक्कन क्षेत्र जो है 1867 में सरकार द्वारा भू राजस्व की दरों में 50% की वृद्धि का निर्णय किया गया था। कितना परसेंट, 50%, यानी अगर आप 100 रुपया दे रहे हैं तो कल के डेट में 150 देना पड़ेगा। तथा लगातार फसलों की बर्बादी से कृषकों की समस्या चरम सीमा स्थिति में पहुंच गई। इसके बाद महाजनों, सूदखोरों एवं किसानों के मध्य धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा, जिसके फलस्वरूप 1874 में किसानों ने बाहरी महाजनों के विरुद्ध सामाजिक बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1879 में 79 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम बनने के बाद आंदोलन पूर्णतः समाप्त हो गया था, ठीक है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइएगा, दक्कन विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रम में व्यवस्थित करें और दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं आप इसमें, देखिए दक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ कानून का लागू होना, उसके बाद आपका उसके बाद दक्कन उपद्रव का आयोग होना, यदि सरकार द्वारा भू राजस्व की दरों में 50% की वृद्धि करना, सूदखोरों का कालूराम द्वारा एक किसान बाबा साहेब देशमुख के खिलाफ अदालत से घर की नीलामी का डिक्री प्राप्त करना। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका 1867 में आपका ये होता है, 1867 में 3 से स्टार्ट होता है, 2 ही ऑप्शन, ये आपका 2 हट गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट है आपका 1874 में आपका आता है सूदखोरी के खिलाफ, कालूराम द्वारा एक किसान बाबा साहेब देशमुख के खिलाफ आपका अदालत ने घर की नीलामी की डिग्री का आपको गया था 1874 में। उसके बाद दक्कन आपको बताया था अभी उपद्रव जो दंगा जो आयोग हुआ था आपका कब हुआ था, तो आपका ये आयोग हुआ था 1876 में। उसके बाद लास्ट होता है एक ए ऑप्शन से, इसके अनुसार देख सकते हैं यहाँ पर व्याख्या दिया हुआ, फिर से बता देते हैं। सरकार द्वारा भू राजस्व की दरों में 50% की वृद्धि आपका 1867 में हुआ। सूदखोर कालूराम के द्वारा बाबा साहेब देशमुख के खिलाफ अदालत में से नीलामी की डिक्री जो प्राप्त हुए थे आपको 1874 में। दक्कन उपद्रव दंगा जो आयोग हुआ था 1876 में। 2 साल बाद दक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ कानून का आयोग हुआ था 1879 में, 79 में। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के दक्कन क्षेत्र में किसानों ने साहूकारों के विरुद्ध सामाजिक बहिष्कार अभियान क्यों चलाया था, तो बताइएगा। इसमें आपका है भूमि कर की दर में 50% की वृद्धि का कारण, गरीब किसानों के खातों से हेर फेर करने और ऊंची ब्याज दर के कारण दक्कन क्षेत्र में दंगा शुरू होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा ABCD 11th नंबर में आपका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब आपका प्राप्त होगा आपका बी ऑप्शन, गरीब किसानों के खातों में हेरफेर करने और ऊंची ब्याज दर के कारण ये लगाई गई थी। बी ऑप्शन से इसका सही जवाब है। महाराष्ट्र के दक्कन क्षेत्र में किसानों ने गुजराती और मारवाड़ी के साहूकारों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार यानी बॉयकॉट, जो आप लोग अभी सुनते होंगे इस फिल्म को बॉयकॉट करना है, बॉलीवुड को बॉयकॉट करना है, XYZ, अब जो सुनते हैं ये वहीं से बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी थी बहिष्कार करना, और इसलिए चलाया गया। और इसका सबसे ज़्यादा उपयोग गांधी जी ने भी किया था, बहिष्कार करो, ठीक है, और सहयोग करो, इस तरह से इसलिए चलाया। एक कहावत भी है, किसी दुश्मन को अगर नज़रअंदाज करोगे तो उससे कहीं ज़्यादा चोट लगती है कि उसको बार बार चोट देने से। हम भूलेंगे इस तरह से इस कदर कि आप सपनों में भी नजर ना आओ, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसलिए चलाया गया। साहूकार गरीब किसानों के खातों में हेरफेर करते थे और किसानों को दिए गए ऋणों का अत्यधिक ब्याज दर वसूल करते थे। सामाजिक बहिष्कार आंदोलन के तहत किसानों ने साहूकारों के दुकानों में से सामान खरीदने और खेतों में खेती करने से इनकार कर दिया था। नाई, धोबी, मोची ने उनकी सेवा करने से इनकार कर दिया। यह सामाजिक बहिष्कार पूना, अहमदनगर, सोलापुर और सतारा में तेजी से फैल गया था। ये देख सकते हैं, ये सारे रीजन थे। नेक्स्ट है अवध किसान। 12 नंबर क्वेश्चन आप बताइएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, अवध किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें बताइएगा सत्य कौन सा है, ये देखना। 20 से एवं 21 दिसंबर 1920 को अवध किसान सभा के अयोध्या में एक विशाल रैली आयोजित की गई, जिसमें लगभग 1 लाख किसानों ने भाग लिया था। बिल्कुल सही है। इस रैली में बाबा रामचंद्र रस्सी में बंधे हुए आए, यह दर्शाने के लिए कि किसानों की हालत यही है, उन पर अत्याचार हो रहा है। ये भी बात सही है, दोनों बातें आपका सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। उपरोक्त दोनों कथन सही है। अवध किसान, अवध जो पड़ता है आपका कहाँ पर, तो यूपी में पड़ता है आपका, लगभग आपको लखनऊ के आसपास में। अवध किसान सभा ने किसानों के से बेदखल जमीन न जोतने और बेगार न करने की अपील की। इस अपील को न मानने वालों का बहिष्कार करने की अपील की गई। किसान सभा आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसमें ऊंची और नीची जाति दोनों ही की
ही के किसान मौजूद थे। सबसे अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट है, 1921 के अंत में उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिलों में हुए किसान आंदोलनों के मुख्य कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण शामिल नहीं था? बताइएगा कौन सा शामिल नहीं था। तो लगान की उच्च दर, बिल्कुल टैक्स होगा ही ज़्यादा है। लगान वसूलने में जमींदारों द्वारा अपनाई गई दमनकारी नीति, ये भी है। अब बेगार प्रथा भी, बेगारी मतलब कि काम करवाओ उसका पैसा ही नहीं दो, बेगारी करना। महिला श्रमिकों का शोषण, ये महिलाओं का इसमें कोई नाम ही नहीं है, तो आपका यही ऑप्शन आ जाएगा, शामिल नहीं है, गलत पूछा गया था, इसमें डी ऑप्शन आपका आ जाएगा। एक आंदोलन जो है कि प्रमुख कारणों में से था लगान दर की उच्च दर, यानी टैक्स ज़्यादा, लगान वसूलने में जमींदारों द्वारा अपनाई गई दमनकारी नीति, लठायत को उठा करके रखते थे, बेगार प्रथा। इस आंदोलन के प्रमुख कारणों में महिला श्रमिकों का शोषण शामिल नहीं था। एक आंदोलन में किसानों के निम्न बातों की शपथ दिलाई जाती थी, केवल उचित लगान अदा करना और वो लगान अदायगी में समय सीमा का पालन करना, ये एक कसम दिलाया जाता था। भूमि की मिट्टी के लेकर के उसको कसम दिलाया जाते थे। भूमि से बेदखल करने पर भूमि नहीं छोड़ना, अगर बेदखल कर दिया गया फिर भी भूमि को नहीं छोड़ना। बेगार करने से इनकार करना, सीधे अगर कोई बेगारी करवा रहा है कि आप मेरा खेत जोत दो फ्री में या फिर मेरा कोई काम कर दो, वो सीधे मना कर दो। अपराधियों से संबंध नहीं रखना, अगर कोई अपराधी है, कोई गलत काम कर रहा है, उससे कोई संबंध रखना ही नहीं, गलत काम मतलब करना नहीं। पंचायतों का निर्णय को जो होगा उसको स्वीकार करना, इसे ये सारे कसम दिलवाए जाते थे, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट और देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, बैठकें शुरू होने से पहले सभा स्थल पर एक गड्ढा खोदकर उनमें पानी भरा जाता था। इसे गंगा मान करके एक पुजारी वहाँ इकट्ठा किसानों को गंगा की सौगंध खिलाता था कि वे निर्धारित लगान ही देंगे, उससे एक पैसा ज़्यादा भी नहीं देंगे, पर लगान समय पर देंगे, बेदखल किए जाने पर ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, जबरिया मजदूरी नहीं करेंगे, अपराधियों को मदद नहीं करेंगे और पंचायत के फैसलों को मानेंगे। ये सारी चीज़ें अभी मैंने बताया। उपरोक्त कथन उत्तर प्रदेश के किस किसान आंदोलन के संबंध में है? अभी मैंने बताया एक आंदोलन के संबंध में। सेम चीज़ों को रिपीट कर देते हैं। इस आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे कौन थे, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये मदारी कौन थे? मदारी पाशी और सहदेव थे। मदारी पासी और सहदेव थे। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच एवं सीतापुर जिलों में लगान वृद्धि में एवं उपज के रूप में लगान वसूलने को लेकर के अवध के किसानों ने एक आंदोलन का नाम आंदोलन चलाया था। एक आंदोलन नाम का यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के अन्य किसान आंदोलनों से उन मामलों में से भिन्न था जिसमें छोटे छोटे जमींदार भी शामिल थे। ये जमींदार बढ़े हुए लगान के बोझ से परेशान और सरकार से नाराज थे। चलिए नेक्स्ट है, केरल के मालाबार और क्षेत्र में हुए मोपला विद्रोह। केरल, एक कई बार क्वेश्चन आता है ये मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है, तो आपको समझ गए होंगे कहाँ से संबंधित है। यूपी, बिहार, केरल कहाँ से? तो केरल से है। केरल से के संबंध में असत्य कथन को पहचान करना है। असत्य कथन क्या क्या है उसको जानते हैं। मोपला विद्रोह केरल मालाबार तट के स्थानीय मुस्लिम किसानों द्वारा हिंदू सामंतों के खिलाफ किया गया था। बिल्कुल ही सही है। मोपला विद्रोह का प्रमुख कारण जो है लगान की ऊंची दर होगी, नजराना एवं अन्य दमनकारी तौर तरीके भी अपनाए गए थे। ये भी सारे सही है। इस आंदोलन की एक मुख्य विशेषता इसका राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संबंध स्थापित होना था। ये भी सही है, राष्ट्रवादी तक हो गया, नहीं ज़्यादा फैल गया था। गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद एवं सजानंद ने इन क्षेत्रों का दौरा कर इनमें सक्रियता लाई थी। ये गलत बात है, उसमें नहीं थी। देख सकते हैं मोपला में कृषक विद्रोह जो हुआ था 1921 में हुआ, केरल में हुआ था। कब हुआ था? ये कई बार ईस्वी भी पूछ लिया जाता था, ईस्वी भी याद रखिएगा। 21 मोपला और केरल। वन लाइनर फैक्ट में कई बार रेलवे एसएससी या फिर आप पीएससी टीआरई 3 के लिए जा रहे हैं या फिर बिहार एसएससी के लिए जा रहे हैं, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। मोपला विद्रोह के दौरान इस क्षेत्र का दौरान गांधी जी, शौकत अली, मौलाना आज़ाद आदि नेताओं ने नेतृत्व किया था। तो इसमें और भी कौन ऑप्शन दिए? ये बिहार के नेता हैं, ये जो है सजानंद सरस्वती और राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों ने नहीं किया था, बल्कि कौन कहेंगे? गांधी जी और शौकत अली। शौकत अली कहाँ के रहने वाले हैं आप बताइएगा? यूपी के ही थे। और मौलाना आज़ाद आदि नेताओं ने किया था। फरवरी 1921 में सरकार ने इस क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगा दी, किसानों की सभाओं पर रोक लगा दी और इसके सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद यह आंदोलन हिंसक रूप धारण कर लिया, परंतु शीघ्र ही इसे दबा दिया गया। इस आंदोलन के जो नेता जो थे
लियार थे। इस आंदोलन के नेता जो थे अली मुस्लियार थे। अली मुस्लियार, इसको 2-3 बार बोलता हूँ, आपको याद होना चाहिए, अली मुस्लियार। नेक्स्ट है द मोपला रेवेलियंस एंड स्टे जेनेसिस नामक शोध ग्रंथ निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आपका कॉनराड वुड के द्वारा लिखा गया। कोई इंग्लिश मैन ही होगा, तो ये सारे देख सकते हैं, सुमित सरकार, मार्शल, मेलिकोनी, इसमें कन्फ्यूजन हो भी सकता है, तो याद रखिएगा कॉनराड वुड है। द मोपला रिवेलियंस एंड इट्स जेनेसिस नामक वो शोध ग्रंथ आपका कॉनराड वुड के द्वारा लिखा गया है। ये पुस्तक जो है 1836 से लेकर के 1919 तक 29 महत्वपूर्ण मोपला विद्रोहों का उल्लेख इसमें किया गया। 29 ऐसे विद्रोह हुए थे, उसका उल्लेख इसमें वर्णन मिलता है। द मोपला संघर्ष, इन मोपला संघर्षों की मुख्य विशेषता यह रही कि इनमें हिंसा लेने वाले सदा ही मृत्यु की इच्छा से प्रेरित होकर के शहादत के लिए लड़े, यानी कि जो समझ सकते हैं 1921-22 में मोपला का संघर्ष यही सही अर्थों में व्यापक संघर्ष था। यह जन विद्रोह मूलतः साम्राज्यवाद और सामंतवाद विद्रोही जन संघर्ष था। इस विद्रोह के मुख्य कारणों में जमींदारों द्वारा कृषकों का शोषण करना था। नेक्स्ट है अब बारदोली सत्याग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको ध्यान देना है आपको। चलिए बारदोली सत्याग्रह पर संबंधित आपको देखना है और क्या सत्य है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है, क्या शर्त है इसके बारे में जानेंगे। बारदोली सत्याग्रह के संदर्भ में KM मुंशी और लालजी नारायण जी ने बम्बई विधानसभा परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था, बिल्कुल सही है। बारदोली सत्याग्रह के संदर्भ में मुंबई में रेलवे हड़ताल का आयोजन किया गया था, ये भी सही है। और वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी के संभवों को देखते हुए 2 अगस्त 1928 को गांधी जी भी बारदोली पहुंच गए थे, तो ये भी तीनों बातें सही है। बारदोली सत्याग्रह गुजरात के बारदोली तालुका में 1928 में हुई थी, ठीक है, 1928 में। इस सत्याग्रह के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस सत्याग्रह में भूमि कर जो है 22% बढ़ोतरी के खिलाफ किया गया था, यानी अगर आप 100 रुपया अगर देते हैं तो कैलकुलेट में आपको 122 रुपया देना है। कर सिर्फ टैक्स समझ सकते हैं, 5% अगर मान लीजिए किसी का 100 रुपये में 5%, जैसे अभी GST कितना 18% है और 22% बढ़ा दिया जाएगा तो कितना हुआ 40% आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स। तो इसी के खिलाफ था। इसी सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था, इसी में आपको मिला था सरदार की उपाधि। बारदोली सत्याग्रह के संबंध में उपयुक्त कथन सारे जो सही हैं, सत्य हैं। सरकार ने एक न्यायिक अधिकारी ब्लूमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने सारे मामले की जांच कराई। उन्होंने जांच में रिपोर्ट में लिखा कि 22% लगान बढ़ोतरी गलत है, इसे घटा करके क्या कर दिया गया था 6.03% कर दिया गया, जो कि मान्यता। लंदन ने प्रकाशित अखबार द न्यूज स्टेटमेंट ने 5 मई 1929 को अपने अंक में लिखा जांच समिति की रिपोर्ट सरकार के मुंह पर एक तमाचा है और कुछ नहीं, सिर्फ तमाचा है। कहाँ पर ये कई बार क्वेश्चन आता है, तो लंदन से प्रकाशित अखबार जो है किसमें, न्यू स्टेट्समैन 5 मई 1929 को अपने अंक में लिखा है कि जांच समिति के रिपोर्ट पर सरकार के मुंह पर तमाचा है लंदन में, ठीक है। नेक्स्ट है आपको बताइएगा बारदोली सत्याग्रह के दौरान आंदोलनकारियों के समर्थन में जनमत का निर्माण करने के लिए आंदोलनकारियों द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया था? तो आपका बारदोली सत्याग्रह पत्रिका इसी नाम से लाया गया था। बारदोली सत्याग्रह के दौरान आंदोलनकारियों के समर्थन में जनमत का निर्माण करने के लिए बारदोली सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया था। इसमें बड़ी से ही सरल सुबोध और व्यंग्यपूर्ण शैली में लेख लिखे जाते थे। नेताओं के भाषण और किसानों की संपत्ति की कुर्की की तस्वीरें भी छापी जाती थी और उन आंदोलनों का अपना खुफिया विभाग भी था। इसको भी यह पता लगाना था कि कोई लगान दे तो नहीं रहा है आदि, ये सारी चीज़ें पता लगाई जाती थी। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है या गलत, इसमें आपको सत्य को बताना है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है 1936 में लखनऊ में की गई थी। कब की गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में की गई थी। इसके अध्यक्ष जो थे स्वामी सहजानंद थे। कौन थे? स्वामी सहजानंद थे।
1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन जो है फैजपुर में आयोजित किया गया था। फैजपुर में आयोजित किया गया था। दोनों बातें आपकी सही है, ठीक है, सी ऑप्शन आपको सही है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष है स्वामी सच्चिदानंद थे तथा सचिव जो थे आपका एन जी रांगा चुने गए थे। इस सभा ने किसान सभा घोषणा पत्र जारी किया। इंदु लाल याग्निक ने निर्देशन में एक पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। 1937 के प्रांतीय चुनावों हेतु जारी किए गए कांग्रेसी घोषणा पत्र के अनेक प्रावधान अखिल भारतीय किसान सभा के एजेंडे से प्रभावित थे। नेक्स्ट है 1937 के प्रांतीय चुनावों हेतु कांग्रेस द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में निम्न में से कौन सा मांग रखी गई थी? तो कौन सा मांग रखी गई थी? भू राजस्व एवं लगान में 50% की कमी करने के लिए, ऋणों की वसूली का स्थगन करने के लिए, बिल्कुल समानती वसूलियों का समाप्ति के लिए। तो आपका ये तीनों बातें सही है, ठीक है। किसानों ने 1937 के प्रांतीय चुनावों के समय अपने घोषणा पत्र में किसानों की निम्न प्रमुख समस्याओं को शामिल किया गया था। भू राजस्व और लगान में 50% की कमी के लिए, समानती वसूलियों को समाप्ति के लिए, काश्तकारों के बेदखली से सुरक्षा के लिए, खेतीहर मजदूरों को गुजारे और लायक मजदूरी देने के लिए, किसान यूनियनों को मान्यता इत्यादि के लिए। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्य किसानों में जागरण पैदा करने और उन्हें संगठित करने के लिए निम्न में से किन तरीकों का उपयोग नहीं करते थे? तो बताइएगा किसका उपयोग नहीं करते थे? तो थाना तालुक जिला और प्रांत के स्तर पर सभाएं करना बिल्कुल था। गांव-गांव घूम कर के बैठकें लगाते थे, ये भी करते थे। लोगों को कांग्रेस और किसान सभा का सदस्य बनाना, ये भी करते थे। प्रत्येक घर से एक निश्चित रकम चंदा के रूप में लेना, ये आपका गलत है। एक प्रत्येक जो है आपका सभी, प्रत्येक या इनमें से कोई नहीं, ये आपका इस तरह से जो वर्ड आए तो आपको थोड़ा सचेत हो जाइए। चंदा देने हेतु कोई निश्चित रकम निर्धारित नहीं की गई थी। लोग नगद या अनाज के रूप में अपनी इच्छा अनुसार, देख सकते हैं, स्वेच्छा से, इच्छा अनुसार आज भी चंदा दिया जाता है अपनी इच्छा अनुसार, ना कि आपके 5001 रुपया या 501 रुपया देना है, मजबूरी, ऐसा कुछ नहीं। चंदा देने का स्वतंत्र थे। अन्य सभी तरीकों का उपयोग किसानों को संगठित करने हेतु किया जाता था। साथ ही किसान सभा के सदस्य किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करते थे। सम्मेलन के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था। सांस्कृतिक कार्यक्रम। नेक्स्ट है क्वेश्चन पर आपको बताइए राज्य और उसके प्रमुख नेता कौन कौन है? तो राज्य आपका है बंगाल, पंजाब और ये सारे आपके कृषि आंदोलन से संबंधित है। तो बताइएगा इसका सही जवाब है इस तरह से। बंगाल में आपका थे बंकिम मुखर्जी, ठीक है, बंगाल में आपका। नेक्स्ट है पंजाब में आपका मुखर्जी, आपका समझ ही रहे होंगे, आपकी ममता बनर्जी, मुखर्जी, ये सारी चीज़ें आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं। पंजाब में आपका आ जाएगा बाबा सोहन सिंह भाकना, ठीक है, 232। उसके बाद आपका आ जाएंगे आंध्र प्रदेश आर डी भारद्वाज जी इसके प्रमुख किसान नेता थे। नेक्स्ट है केरल से आपका आ जाएंगे आर रामचंद्र नेडू मगडी। इस तरह से आपको लगेंगे ये ऑप्शन आपका सही है। इसमें देख सकते हैं फिर से आपको बंगाल से आपका बंकिम मुखर्जी हैं, पंजाब से आपका बाबा सोहन सिंह भाकना, आंध्र प्रदेश आपका है आर डी भारद्वाज है, केरल आपका आर रामचंद्र नेडू मगडी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन किसान संगठन और गठन वर्ष आपका देखेंगे। तो आपका इस तरह से देख सकते हैं, इसमें कथन आपका है, इसमें मिलान करने वाला आप बताइएगा सही कौन सा है। बिहार प्रांतीय किसान सभा कब गठन किया गया था आपका? तो इसका गठन आपका हुआ है 1929 में। अवध किसान सभा आपका हुआ है 1920 में। यूपी किसान सभा आपका हुआ है, आप बताइएगा, तो इसमें 1918 में। लास्ट में बचा है उत्कल प्रांतीय किसान सभा आपका 1935 में, ठीक है, 1935। इस तरह से आपका देखेंगे तो बी ऑप्शन आपका सही है। ये देख सकते हैं बिहार प्रांतीय किसान सभा आपका हुआ है, कब हुआ है तो आपका तो 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अवध किसान सभा आपका 1920 में और बाबा रामचंद्र। यूपी किसान सभा आपका 1918 में। गौरी शंकर मित्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय जी।
उत्कल प्रांतीय किसान सभा 1935 में मालती आपका चौधरी है। नेक्स्ट है कूका विद्रोह में से निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा सही है। इसका मुख्य उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों एवं अंधविश्वासों को दूर करना था। विद्रोहों ने चारों नामक स्थान को अपना मुख्यालय बनाया था। राम सिंह इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। बताइएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग, 24 नंबर क्वेश्चन का। तो देख सकते हैं इसका आंसर आपका रहेगा उपयुक्त में से सभी आपके तीनों बातें, यानी ऊपर की वो तीनों बातें सही है। इसकी व्याख्या देख सकते हैं इस तरह से है। इस आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल यानी कि सियान साहब एवं उससे इनके शिष्य बालक सिंह ने पश्चिम पंजाब में की। इन्होंने हाजरो नामक स्थान को अपना मुख्यालय बनाया और 1872 में आंदोलन के प्रमुख नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया। उद्देश्य सिख धर्म में सुधार के लिए, जातीय भेदभाव का उन्मूलन के लिए, मांस, मदिरा एवं अन्य नशीली वस्तुओं के सेवन से परहेज करने के लिए, अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन के लिए, महिलाओं में पर्दा प्रथा को दूर करने के लिए इससे संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल इसमें 64 क्वेश्चन है, पूरा करने की कोशिश किया जाएगा। निम्न में से कौन एक भारतीय कृषक आंदोलन के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं किया गया था। तो बताइएगा कौन सा शामिल नहीं किया जा सकता है। किसानों को आरोपित लगान की ऊंची दर बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। भारत के हस्तशिल्प उद्योग को नष्ट करना, ये इसमें क्यों नहीं किया जा सकता है। इसमें किया जा सकता है। हस्तशिल्प आपका उद्योग ये सब रहता है किसानों का। जमींदार, व्यापारी, साहूकार, ब्रिटिश लगान मालिकों के द्वारा किसानों का शोषण और उत्पीड़न करना, ये सारे तीनों शामिल है। एक्चुअली तीनों उपयुक्त में से सही आपका जवाब होगा। उपयुक्त सभी कारक भारतीय कृषकों को आंदोलनों की उत्पत्ति हेतु जिम्मेदार है। किसानों पर कंपनी द्वारा अत्यधिक ऊंची दर पर लगान लगा करके उसे कठोरतापूर्वक वसूल करना, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग की बर्बादी एवं जमींदार, साहूकार एवं ब्रिटिश लगान मालिकों द्वारा किसानों का शोषण भारत में कृषक आंदोलनों के प्रमुख कारक रहे हैं। इस तरह अंग्रेजी इस राज्य के तात्पर्य किसान के ये बढ़ती हुई गरीबी, लूट और उत्पीड़न था। चलिए नेक्स्ट है, इजारेदारी व्यवस्था के संबंध में कथनों पर विचार करें। जारी व्यवस्था क्या है। इस व्यवस्था में 1777 में 5 वर्षीय ठेका अवधि को बदलकर 1 वर्ष के लिए कर दिया गया था। और ये बिल्कुल सही है। इजारेदारी व्यवस्था इसमें है। इस नई व्यवस्था का यह दोष था कि प्रति वर्ष नए व्यक्ति का ठेका लेकर के किसानों से अधिक भू राजस्व वसूल कर दिया जाता था। पहले एक समय डिसाइडेड होता था कि 5 साल के लिए चलो आपको हम दे रहे हैं खेत और यही दर रहेगा। मान लीजिए 1 कट्ठे या 1 एकड़ पर मैं आपसे 5000 रुपये ले रहा हूँ और ये 5 साल तक रहेगा। लेकिन अब ये उसको चेंज करके क्या कर दिया गया, अब हर साल लेंगे। अब अगले साल 5 की जगह हम 6 ले लेंगे, यानी कि 6000 या फिर 7000। इस तरह से किसानों को नुकसान होता था। चलिए, इस नई व्यवस्था से यह दोष था कि यानी ये कमी थी कि प्रतिवर्ष लेने पर तो ठेका लेने पर आपको भू राजस्व ज़्यादा करना पड़ता। दोनों बातें कथन सत्य है। ये आपका इजारेदारी व्यवस्था इसको कहते हैं। इजारेदारी व्यवस्था में इजारेदारी यानी ठेकेदार या जमींदार जिसको कहें का भूमि पर अस्थायी स्वामित्व होता था, यानी इसका इसलिए वो भूमि सुधार में कोई रुचि नहीं करते थे। मान लीजिए आपको 1 साल के लिए ठेका के लिए एक फ्लैट मिला है, तो आप उसमें कुछ सुधार करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे इसमें जितना ज़्यादा रेंट आए या फिर जितने ज़्यादा यूज कर सकें आप यूज करेंगे। तो उसी तरह से ये भूमि सुधार में करते थे नहीं थे। भूमि से जितना ज़्यादा उपजाऊ कर सकते थे, उनका मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक लगान वसूल करना था और जिसके लिए वह किसान का उत्पीड़न भी करते थे। यानी जो ठेकेदार, ये ठेकेदार कौन थे, ये ठेकेदार जमींदार जो थे ये इंडियन यानी भारतीय थे और ये ठेका लेते थे अंग्रेजों से, ब्रिटिशों से, यूरोपियन वासियों से कि हम 1 साल के लिए लेते हैं और इसके बाद ये उठा करके किसानों को देते थे। किसान को अब किसान से जितना ज़्यादा कर वसूल सकते थे। मान लीजिए उन्होंने 5000 में उठाया 1 कट्ठा, अब वो चाहेंगे 10,000 15,000 ज़्यादा पैसा आए मेरे पास ताकि उसको फ़ायदा हो सके। और ये भूमि सुधार पर भी ध्यान नहीं देंगे। क्या पता वो अगले साल उनको भूमि प्राप्त हो या ना हो, क्योंकि बोली लगता था, जो ज़्यादा बोली लगता था उसमें उसको मिलता था। यद्यपि यह व्यवस्था काफ़ी दोषपूर्ण थी, फिर भी इसे कंपनी की आय में वृद्धि हुई। कंपनी जो है यानी कि जो आपको यूरोपीय ब्रिटिश सरकार को काफ़ी इसमें फ़ायदा हुआ।
इजारेदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित प्रसिद्ध इतिहासकारों ने निम्नलिखित कथनों पर विचार कर और क्या क्या विचार करना है। प्रसिद्ध इतिहासकार ताराचंद ने वारेन हेस्टिंग की भू राजस्व व्यवस्था की आलोचना करते हुए लिखा कि वह बंगाल में अकाल, उपद्रव और दुर्दशा को छोड़ गया। बिल्कुल उनकी बातें सही है। आर.पी. दत्त के अनुसार इस व्यवस्था ने जमींदारी और रैयत के मध्य संपर्क सूत्र को नष्ट कर दिया, भारतीय ग्रामीण व्यवस्था में दरार उत्पन्न करने का काम किया। ये भी बातें आपको सही है, तो दोनों बातें आपको सही है। उपरोक्त कथन दोनों सत्य है। वारेन हेस्टिंग जो है आपको यही सारे रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये सारी चीज़ लाने का काम इसी का है। इस व्यवस्था ने भू राजस्व के क्षेत्र में अराजकता की स्थिति को ला दिया और पूर्णिया, बर्दियान, राजशाही एवं दिनाजपुर की पुरानी जमींदारों का अंत कर दिया। वारेन हेस्टिंग 1772 में सर्वप्रथम बंगाल में इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, याद रखें। वारेन हेस्टिंग ने 1772 में सर्वप्रथम बंगाल में इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। इजारेदारी व्यवस्था क्या है मैंने अभी बताया आपको। 1 साल आपको मिलता है एक भूमि का एक टुकड़ा, मान लीजिए ये आपको टुकड़ा मिला, उसमें भी आपने ज़्यादा बोली लगाया है, तो अब इससे आप चाहेंगे एक साहूकार या ठेकेदार जो एक कर सकते हैं, जिनको ये मिला है ये आपको भूमि, ज़्यादा सोचेंगे इससे पैसा आए या उपज आए, या फिर जिसको भी देंगे, जिस किसान को देंगे उससे ज़्यादा कर वसूलने की कोशिश करेंगे। भूमि सुधार पर काम नहीं करेंगे, इससे कितना अगले साल फ़ायदा होगा इस पर काम नहीं होता। यही आपका है। इससे कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होती है, कंपनी एक कर सकते हैं यानी अंग्रेजों को। इसमें 5 वर्ष के लिए लगान संग्रह करने के लिए ठेका दिया जाता था। इसे बाद में 1 वर्ष के लिए कर दिया गया था। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को ठेका दिया जाता था। मैंने आपको वही बातें बताया। अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 1793 में कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किसने लाया था? तो कॉर्नवालिस ने। बिल्कुल ये बातें सही है कि व्यवस्था को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी कर दिया गया था। अस्थायी बंदोबस्त, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और बाद में इस व्यवस्था को उत्तर प्रदेश के बनारस खंड एवं उत्तरी कर्नाटक में भी लागू किया गया था। तो ये दोनों बातें आपके सही हैं, दोनों बातें सही। अस्थायी भूमि कर व्यवस्था तत्कालिक भारत की 25% भूमि पर लागू की गई थी। ये बातें गलत है, ये बातें गलत नहीं, बहुत ज़्यादा फैल गई थी। तो आपको पहले दो आपका सही है, देख सकते हैं। उपयुक्त दोनों बातें सही है। अस्थायी भूमि कर जो है तत्कालिक ब्रिटिश सरकार के 19% तक उसमें फैली हुई थी, उसमें 25% नहीं, बल्कि ये उस समय जो फैली हुई थी कॉर्नवालिस के समय में वो 19% ओनली, 20% से भी कम, ठीक है, 19%। इस व्यवस्था में जमींदार किसान से वसूले गए कर का 10/11 लगभग आपके 89% सरकारी कोष में एवं शेष भाग जो है 1/11 यानी 11% अपने खर्च के लिए अपने पास रखते थे। इस व्यवस्था में जमींदार जो किसान होते थे, सोच सकते हैं, मात्र 11% उनको मिलता था, बाकी 90% 89% वो चला जाता था सरकारी कोष में। सरकार मतलब अंग्रेजों के पास। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों ने द्वारा लागू की गई अस्थायी बंदोबस्त के निम्नलिखित में से कौन सा असत्य गलत क्या है वो जानेंगे। जमींदारों द्वारा निश्चित समय तक सरकारी खजाने में लगान जमा नहीं करने पर भूमि को नीलाम कर दिया जाता था। बिल्कुल सही बात है। किसी भी आपदा के समय में लगान में कोई रियायत नहीं मिलती थी, छूट नहीं मिलती थी इसमें, ये भी बात है। इस व्यवस्था में लगान की दर तय करने का अधिकार सरकार के पास था। ये सरकार के पास नहीं था बल्कि ठेकेदार के पास था, ये गलत बात है, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। जमींदारों को भूमि बेचने और रखने, दान देने का अधिकार था, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक। सॉरी, जमींदारों को भूमि, जमींदार जो मिलता था उसको बेचने, रखने, दान देने का अधिकार, हाँ ये हुआ करता था, ये हुआ करता था। भूमि के अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था में लगान की दर तय करने का अधिकार सरकार के पास नहीं था, ये बात मैंने बताया आपको। लगान की दर तय करने का अधिकार जमींदारों के पास था जो ठेका लिया था, साथ ही जमींदार ही लगान में वृद्धि कर सकता था। इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया जाता था। भूमि पर उनका अधिकार वंशानुगत एवं हस्तांतरित नहीं होगी। हस्तांतरण यानी कि किसी को बेच सकता है, किसी को दे सकता है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, मैं जमींदारों को उस जमीन का मालिक समझता हूं जो उन्हें धर्मगत कानून के अनुसार उत्तराधिकारी में मिली है। भूमि की अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये जॉन सॉर के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? तो जॉन सॉर के द्वारा कहा गए थे। अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में ये कथन जॉन सॉर के द्वारा कहा गया था। जॉन सॉर जो है कॉर्नवालिस द्वारा नियुक्त जांच कमेटी का अध्यक्ष था। कौन था?
जांच कमेटी का अध्यक्ष था। जॉन सॉर जो है 1793 से लेकर के 98 तक रहता, लगभग 5 साल यह तक बंगाल का गवर्नर जनरल था जॉन सॉर। इसके कार्यकाल में निजाम और मराठों के बीच में युद्ध लड़ा गया था। जॉन सॉर ने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था। हस्तक्षेप की नीति, हस्तक्षेप मतलब समझिए अपना उंगली डाल करके, अपने कोई दो बीच में लड़ रहा है तो उसके बीच में मक्खन खाने का, दो बिल्ली लड़ रही है रोटी ये खा गई। अवध के मामलों में हस्तक्षेप करते हुए आरिफ मौला की मृत्यु के बाद उनके प्रथम पुत्र वजीर अली को नवाब ना बना करके उसके दूसरे पुत्र शहादत अली को नवाब घोषित किया गया। ये सारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सारे नेक्स्ट है 31। कंपनी सरकार द्वारा इस व्यवस्था को अस्थायी बनाने के पीछे अनेक कारण थे। इनमें से कौन सा अस्थायी व्यवस्था को लागू करने का एक सही कारण नहीं था, ये पूछा गया। याद रखिएगा क्या पूछ रहा है, एक कारण नहीं था। चलिए पहले जानते हैं कौन कौन से कारण थे इसके। सरकार एक निश्चित तथा अस्थायी आय प्राप्त करना चाहते थे। बिल्कुल, जैसे कहते हैं एक सैलरी में मिलता है आपको 50,000 रुपये, एक अस्थायी इनकम आ गई। अब इसमें कहाँ खर्चा होगा, एक रूम खर्चा हो, रूम रेंट जाएगा, या फिर खाने का खर्चा होगा, कपड़े का खर्चा होगा, स्कूल फी, ट्यूशन फी, इस तरह से एक अस्थायी खर्चा, एक अस्थायी आय चाहती थी सरकार। यह लगान वसूल कर समय और पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी। वो लगान वसूली पर जो है क्योंकि वसूली एक दिन में नहीं होती थी, कंटिन्यू बार बार मांगना किसानों से वो सारा, तो समय और पैसा खर्च नहीं करना। आप वसूल पैसा किस तरह से, किसी को भेजेंगे, किसी किसी वर्कर को रखेंगे, नौकर को रखेंगे, कोई बेचने वाला होगा तो वो भी पैसा लेगा, 5,000 10,000 रुपये जो भी है, तो वो खर्च नहीं करना चाहते थे, इसलिए जमींदारी दी जाती थी। कंपनी इस व्यवस्था द्वारा जमींदारों को अपना समर्थक बनाना चाहते थे। बिल्कुल ये तीनों बातें सही है। हालांकि कंपनी के पास योग्य कर्मचारियों, भूल लगान के संदर्भ में जानकार व्यक्तियों की कमी नहीं थी, फिर भी उसने लगान का ठेका जमींदारों को दिया था। इसमें कमी थी, यही आपका गलत है, ठीक है, इसमें कमी थी। देखिए, लगान निर्धारित करने एवं वसूली करने हेतु कंपनी के पास योग्य कर्मचारी की कमी थी। बिल्कुल ये आंसर है। अब भूमि के संबंध में पर्याप्त ज्ञान का अभाव भी था उसमें, तो ये ही आपका आंसर हो गया। अतः कंपनी ने लगान वसूली का ठेका जो है जमींदारों को नहीं देना मुनासिब समझा, साथ ही उन्हें भूस्वामी भी मान लिया। नेक्स्ट है 32वां। भारत में भूमि के स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू होने से जमींदारों को अनेक लाभ हुआ। इनमें से कौन सा एक लाभ जमींदारों को नहीं हुआ, तो देखते हैं। जमींदारी भूमि के अस्थायी मालिक बन गए। बिल्कुल, लगान की एक निश्चित रकम सरकार को देने के पश्चात काफ़ी बड़ी धनराशि जमींदारों को प्राप्त होने लगा, ये भी सही है। अधिक आय से कालांतर में जमींदार अत्यधिक समृद्ध हो गए, ये भी बात सही है। जमींदारों ने अधिक लाभ होने के बाद भी एक कृषक उन्नति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल इसमें ध्यान दिया था, क्योंकि अब लंबे समय तक मान लीजिए आपको ये ज़मीन का एक टुकड़ा मिला, अगर 1 साल के मिलता तो ज़्यादा इस ज़मीन का यूज करना चाहते हैं, इसको चूस लेते हैं आप। या अगर आपको पता है कि ये 5 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए आपको मिला, ये आप पर जितना है, तो आप इस का देख रेख भी करेंगे, तो ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, ठीक है। भूमि के स्थायी बंदोबस्त से जमींदारों को सर्वाधिक लाभ हुआ। उन्हें सरकार के वो एक निश्चित रकम देनी पड़ती थी। मान लीजिए उसको 5 रुपया देना पड़ा और आपको मिल रहा है 50 रुपया, फिर भी आपको 45 रुपये का लाभ हो रहा है, फिर भी 45 रुपये का लाभ हो रहा है। अतः उन्हें कृषि की उन्नति पर अधिक ध्यान देना पड़ा। उन्होंने क्या किया, कृषि की उन्नति के लिए, अब उन्नति के लिए खाद, बीज या जो भी उसके लिए लगते थे, वो सारी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इस व्यवस्था के कारण अधिकांश जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में सरकार का सहयोग कर दिया। इसी कारण से इन लोगों ने सहयोग किया। कंपनी का ही वह धन, क्योंकि उसमें फ़ायदा होता था। अब जमींदार लोग, जितने भी साहूकार लोग हैं, बैठे बैठे खा रहे थे, बैठे बहुत सारे जमींदार उसमें लाखों लखपति करोड़पति बन गए थे। कंपनी का वह धन अब खर्च होने से बच जा रहा था, जिसे वो लगान वसूली के समय अपने कर्मचारियों पर खर्च करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल। अगर आप वीडियो अच्छी लगी, लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा उन सभी बंधुओं के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भूमि की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने से सरकार को होने वाला लाभों का विचार करें। क्या क्या लाभ हुआ, इस पर विचार करते हैं। जमींदारों के इस वर्ग ने अंग्रेजी सत्ता को सामाजिक आधार प्रदान किया, ये बिल्कुल सही है। सामाजिक, इस वर्ग ने क्या किया, अंग्रेजी सत्ता को सामाजिक आधार यानी सोशलाइजेशन, समाज के साथ बैठना उठना, आप तो आप अपने हैं, मायदाता हैं, इस तरह से
सरकार की आय निश्चित हो गई, जिससे अपना बजट बनाने में उसे आसानी हो। बिल्कुल ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं किसके, भूमि के अस्थायी बंदोबस्त होने की व्यवस्था लागू होने से सरकार को होने वाले लाभों पर, तो उसे अपना बजट बना लेने में सुविधा हुआ। सरकार को प्रतिवर्ष राजस्व की दरें तय करने एवं ठेके देने की झंझट से मुक्ति मिल गई, ये भी बातें सही हैं। जमींदारी व्यवस्था लागू करने के बाद सरकार द्वारा जमींदारों को समाज में न्याय और शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी भी दी गई। ये व्यवस्था ने ये सारी चीज़ें अपने पास रखता था, ये आपका गलत है, बाकी सारे सत्य हैं ऊपर के वो 1 2 3 1 2 3 आपका ये ऑप्शन सही है। उपरोक्त लाभों में से कि ये तीनों सही है। लाभ प्राप्त हुए, अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था जो है आपको व्यवस्था लागू होने के बाद सरकार द्वारा जमींदारों से न्याय एवं शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी छीन ली गई, जिससे उनका ध्यान मुख्यतः कृषि के विकास में लगा रहे और इससे सूबों की आर्थिक संबद्धता में वृद्धि हुई। कृषि में उन्नति होने से व्यापार एवं उद्योग की भी प्रगति हुई। जो व्यापार एवं उद्योग की उन्नति से सरकार को अधिक लाभ प्राप्त एवं सरकार की आय में वृद्धि हुई। चलिए ये सारे रीजन बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। चलिए काफ़ी है लंबा, देख सकते हैं अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत सारे मैंने आपका करवाया है, इस तरह से देख सकते हैं काफ़ी मैंने करवा दिया। चलिए आई होप कि ये सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप प्राप्त कर लीजिएगा। टोटल 64 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सारे क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे 65 क्वेश्चन तक, ठीक है। चलिए दोस्तों कंप्लीट करते हैं। आपका नेक्स्ट है 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक भूमि की अस्थायी बंदोबस्तों के संबंध में सही नहीं है, तो बताइएगा कौन सा सही नहीं है। इस व्यवस्था से सबसे अधिक हानि किसानों को हुई, बिल्कुल सबसे ज़्यादा इसी को नुकसान सबसे ज़्यादा किसान को, फिर आपको फायदा होता था जमींदारों को यानी जो ठेकेदार है, उसके बाद सबसे ज़्यादा फायदा आपको सरकार को होता है। इससे उनकी भूमि संबंधित और अनपरंपरागत अधिकार जो छीन लिए गए थे, ये आपको अस्थायी बंदोबस्त का। अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था ने सरकार एवं कृषकों की आपसी संबंधों को कोई प्रभाव नहीं, बिल्कुल ही प्रभाव पड़ा था, ये नहीं बिल्कुल प्रभाव पड़ा था, ये आपका आंसर है। प्रभाव पड़ा था, उनमें झगड़ा होना शुरू हुआ था। नई व्यवस्था से किसानों का जमींदारों अत्याचार और शोषण का सामना करना पड़ा, बिल्कुल करना पड़ा था। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से सरकार राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को नुकसान पहुंचाया, बिल्कुल पहुंचा था। चलिए ये सारे रीजन से आपको बी आपका नहीं है, तो ये आपका रीजन हो गया। अस्थायी बंदोबस्त जो है विकल्प बी को छोड़कर के अन्य सभी सत्य हैं। अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था ने सरकार और कृषकों के आपसी संबंधों को पूरी तरह से प्रभावित किया, सरकार और किसानों के प्रत्यक्ष संबंध को समाप्त कर दिया था, ठीक है। सरकार नेक्स्ट है, अगर बात करें सरकार और किसानों के प्रत्यक्ष संबंध समाप्त होने से सरकार को किसानों की समस्या की जानकारी नहीं हो पाती थी, जिससे विभिन्न कृषकों संघर्ष उत्पन्न होते हुए। इस व्यवस्था से सरकार को भी हानि हुई, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उनकी आय में कोई वृद्धि नहीं। सबसे ज़्यादा जमींदार को फायदा हुआ था, बीच में जो बिचौलिया होता है। इस व्यवस्था का एक यह दोष था, यानी जो नुकसान था, जमींदार किसानों को भरपूर शोषण करता था, सबसे ज़्यादा शोषण करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 35 नंबर। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, तो ये जमींदारों के साथ। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, जमींदारों के साथ, ठेकेदार जिसको कहते हैं। अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ लागू हुआ था। इसे 1793 में कार्नवालिस द्वारा बिहार, बंगाल के क्षेत्र और उड़ीसा भी उसमें शामिल था, लागू किया गया था। इसके तहत जमींदारों को राशि निश्चित समय में सूर्यास्त के पहले चुकानी पड़ती थी, नहीं तो जमींदारी चली जाती थी। इसे सूर्यास्त कानून भी कहा जाता था। सूर्यास्त से पहले यानी शाम सूर्य ढलने से पहले फलाना जितना भी अमाउंट तय किया गया था वो राशि देना पड़ता था। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है, तो बताना है। अस्थायी बंदोबस्त ने भू स्वामित्व का अधिकार संविधान में निहित है, बिल्कुल ये है। अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखलदार अधिकार को ध्यान में बनाए रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपका है, सर विशेषता नहीं थी। अस्थायी बंदोबस्त के अधीन उच्च माल गुजारी निर्धारण का भार कृषकों पर डाल दिया गया था, बिल्कुल सबसे ज़्यादा भार किसानों पर था। अस्थायी बंदोबस्त के अधीन जमीन भू स्वामित्व के कृषकों की दशा में गिरावट आई, बिल्कुल गिरावट आई।
तो आपका बी ऑप्शन सिर्फ सही माना जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। इसकी व्याख्या को हम पढ़ लेते हैं एक बार आपके समकक्ष, ताकि याद रहे आपको। 2 बार 3 बार पढ़ रहा हूँ। अस्थायी बंदोबस्त में कृषकों का प्रथागत दखल अधिकारों को ध्यान में नहीं रखा गया था। जो आपका प्रथागत यानी कि बेटे से आपको पोता, पोता से नाती, ऐसा कुछ नहीं किया। 1793 में कॉर्नवालिस के 10 वर्षीय व्यवस्था को लागू किया गया था। 1793 में इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी कर दिया गया। इस व्यवस्था के तहत ब्रिटिश भारत की लगभग 19% भूमि आती थी। लगभग कितना? तो ब्रिटिश भारत की, पूरे भारत का 19%। जमींदार द्वारा वसूले गए लगान का 10/11 यानी 89% भाग सरकारी कोष में जमा करना होता था और शेष 1/11 भाग अपने पास रखना होता था, यानी 11%। इसके तहत भू स्वामित्व का अधिकार जमींदारों को दिया गया था। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में मुख्य रूप से बंगाल, बिहार के क्षेत्र में लागू किया गया, जिसे बाद में कुछ छिटपुट क्षेत्रों में विस्तार किया गया, जिसे बाद में बनारस और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में विस्तार किया गया। जमींदारों द्वारा किसान से लगान की दर निश्चित नहीं होने के कारण जमींदारों का शोषण किसानों पर बढ़ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 37 के रैयतवाड़ी व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं पर विचार करना है, तो क्या क्या है इस पर देखते हैं। आपका आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। चलिए अब रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में जानते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था कर्नल रीड के द्वारा शुरू की गई भू राजस्व व्यवस्था को मद्रास के गवर्नर थॉमस मुंडो द्वारा मद्रास में लागू किया गया था। बिल्कुल ही सही है। भू राजस्व की ये व्यवस्था मद्रास के साथ साथ बम्बई प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों, असम और कुर्ग के कुछ हिस्सों में एवं बराड़ में लागू किया गया था। ये भी सही है। बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कराने में अल्फिंस्ट और चैपलिन की रिपोर्ट की भूमिका थी। ये भी सही है। भूमि सर्वेक्षण का कार्य 1824 से लेकर 28 के दौरान प्रिंसिपल नहीं है, पिंगल के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, ये सारी बातें सही है। इसमें चारों सारी बातें सही हैं। देख सकते हैं इसमें कथन जी कितने कौन सा सत्य है, तो उपयुक्त में सभी सही है आपका। इस व्यवस्था में जो है विशेषता, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषता क्या है, इस भू राजस्व व्यवस्था को अंतिम रूप 1847 में विनगेट सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर दिया गया था। इस व्यवस्था में लगान की दर जो है 1/3 यानी 33% होता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत को 51% भूमि आती थी, 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने के उद्देश्य में निम्न कानून में से किस एक को शामिल किया जा सकता है? तो किसको किया जा सकता है? जमींदारों को और मजबूत बनाना? बिल्कुल नहीं, जमींदारों से इससे कोई मतलब नहीं। इस व्यवस्था द्वारा सरकार अस्थायी बंदोबस्त के दोषों को दूर करना चाहता था। ये बिल्कुल सही है। किसानों का कल्याण करना चाहता है, किसान से कोई मतलब नहीं। इसका तो हमेशा सरकार की आय को स्थिरता प्रदान करना, सरकार की आय को स्थिरता भी नहीं प्रदान करना था। यही आपका इस व्यवस्था को सरकार के अस्थायी बंदोबस्त के दोषों को, जितने भी अस्थायी बंदोबस्त में दोष थे उसको दूर करना मेन मकसद था। रैयतवाड़ी, भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के उद्देश्यों में से शामिल किया गया था। एक तो बिचौलियों को समाप्त करना, जो आपको बिचौलिया जो था, जिम्में आपका बिचौलिया कौन था, तो आप लोगों को भली बात ही पता है बिचौलिया कौन है। 1 मिनट वॉइस चेक कर लेते हैं, इज इट वॉइस ओके और नॉट। बिचौलिया आपका जमींदार, ठेकेदार जो भी है, उन सभी बातों को खत्म करना, सरकार की आय में वृद्धि करना था, ये आपका रीजन था। और अस्थायी बंदोबस्त के दोषों को दूर करना था, जितने भी दोष हो चुके थे। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में बड़े जमींदारों की कमी होना, ये सारे रीजन्स को कम करना था। आई होप कि क्लियर आपको सुनाई भी दे रहा होगा, समझ पा रहे होंगे। 39, निम्न में से कौन से एक रैयतवाड़ी का दोष नहीं है? तो क्या दोष नहीं था? इसने ग्रामीण समाज की सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा को बढ़ावा दिया। यही आपका दोष है, ये आपका दोष है। आई इसको मैं साउंड, ठीक है। इस सरकार ने राजस्व में वृद्धि करने के लिए मनमाने ही लगान में वृद्धि की। बिल्कुल ये आपका था। इसमें इस व्यवस्था के तहत किसान का भूमि पर तब तक ही स्वामित्व रहता था जब तक वो लगान की राशि सरकार को निश्चित समय के भीतर अदा करता रहे। लगान वसूलने के दौरान कर्मचारी किसानों के साथ दुर्व्यवहार करते थे इत्यादि, ये सारे रीजन थे। आपका ए ऑप्शन इसमें दिया गया, सिर्फ ये आपका रहेगा ए ऑप्शन।
रैयतवाड़ी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण दोष यह था कि इसने ग्रामीण समाज की सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा को समाप्त कर दिया था तथा जमींदारों का स्थान स्वयं ब्रिटिश सरकार ने ले लिया था। बिचौलिया जो है बीच का मीडिएटर को खत्म कर दिया था। सरकार ने बलपूर्वक किसानों को खेत जोतने हेतु बाध्य किया। कंपनी के अधिकार भी इस व्यवस्था को लागू करने के पक्ष में थे। नेक्स्ट है 14 निम्नलिखित में से कौन सा एक रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषता है, तो बताइए। ये टॉमस मुनरो की उद्भावना ब्रेन चाइल्ड थी, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य मध्यवर्ती को कम करना, जो आपको बिचौलिया को कम करना था। इस प्रणाली के कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए, ये भी सही था। इसको मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्सों में शुरू किया गया था। बताइएगा कौन सा इसका सही है इन सारे चारों में से, तो इन चारों में से सिर्फ और लास्ट का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी में किया गया था, बंगाल प्रेसिडेंसी में नहीं किया गया था। तो ऊपर के 3 सही है आपका, ठीक है, 1 2 3 जो मैंने आपको बताया अभी। इसकी व्याख्या मैं फिर से कर देता हूँ। रैयतवाड़ी व्यवस्था को कैप्टन रीड द्वारा 1792 में सर्वप्रथम लागू किया गया था। ये मद्रास, मुंबई और असम के में, बंगाल यहाँ पर नाम है नहीं है, तो इसी में रहेगा। मद्रास, मुंबई और असम के कुछ भागों में लागू किया गया था। इसके तहत किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया था और अब वे व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार का लगान प्रदान करते थे। सरकार इस व्यवस्था के तहत बिचौलियों की समाप्ति करना चाहती थे। बाद में थॉमस मुनरो ने इसमें मद्रास के बाहर के क्षेत्रों को पर भी लागू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोगों को समकक्ष है, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था, तो वही है थॉमस मुनरो। मुनरो कभी कभी या थॉमस मुनरो। इसकी व्याख्या फिर से बताता हूँ, याद हो जाए आपको। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता है कैप्टन रीड है, वही कैप्टन रीड, यही है। कौन है, अभी मैं तो बताया था आपको यहाँ पर बताया था कैप्टन रीड, 1792, याद यही है, पकड़ा गया ना। बाद में मुनरो इसे विस्तार किया है। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास के बाहर माल जिले में कैप्टन रीड द्वारा लगाया गया था। 1820 में इस व्यवस्था को मद्रास में भी लागू किया गया। व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हेतु मुनरो जो है मद्रास का गवर्नर बना। 1825 में ये मुंबई और 1858 में तक संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू हो गया। यह व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश भूभाग का 51% भाग पर लगा। सोच सकते हैं पहले कितना पर लगा हुआ था आपका स्थायी बंदोबस्त 19% पर, और ये 51% पर थी। ये वैल्यू भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो ठीक है करते हैं। आपका महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव जो है सर्वप्रथम 1819 में हॉल्ट मैकलजी द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा एक एक वर्ड को, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। इस व्यवस्था में से प्रारंभ में लगान की दर कुल उपज का 80% निश्चित किया गया था, ये भी बात है, सही है। बाद में विलियम बेंटिंग ने इस दर को कम करके 67% कर दिया गया था, यानी 80% कर लेंगे, सोच सकते हैं 80%, उसको घटा करके बाद में 66 यानी कि 3/4 हिस्सा, सॉरी 3/4 नहीं 2/3 हिस्सा, 66.67%, 2/3% आपका ये इतना हिस्सा लिया गया। तो इसमें बातें बताए तो तीनों बातें आपके सही है, उपयुक्त में तो तीनों बातें सही है। इसकी व्याख्या कर देते हूँ, आपको बता देते हैं ताकि याद हो जाए आपको यहीं पर। नेक्स्ट है मार्टिन वर्ड को उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता था। याद रखें मार्टिन वर्ड को उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। 1855 में सहारनपुर नियम के अनुसार डलहौजी ने लगान की दर को घटा करके 50% कर दिया। इस व्यवस्था का परिणाम भी कृषकों को प्रतिकूल रहा। परिणाम थे इस व्यवस्था को से प्रभावित अनेक लोगों ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइए, भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लॉर्ड बेलेजली जो है ने कंपनी के असैन्य अधिकारियों को शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लखनऊ में की थी। बताइए सही है गलत है। नेक्स्ट आपका विचार देख सकते हैं आपका, इस कॉलेज में अधिकारियों को विभिन्न भारतीय भाषाओं और भारतीय रीति रिवाजों की शिक्षा दी जाती थी। ये आपका सही है क्योंकि इसमें देती थी ताकि वो अच्छे से शोषण कर सके। केवल 2 आपका सही है, पहला आपका गलत है। पहला गलत इसलिए है क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के असैन्य अधिकारियों को शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1780 में कोलकाता में किया गया था। वहाँ पर दिया गया था ऑप्शन लखनऊ में नहीं बल्कि ये कोलकाता में किया गया था। ठीक है, इस कॉलेज में भारतीय भाषाओं और परंपराओं की शिक्षा के अधिकार दी जाती थी ताकि अपने ही भाषा में वो
शोषण कर सके। मान लीजिए कोई हिंदी है, अवधी है, भोजपुरी है, उसी भाषा में बोल करके उसकी परंपरा के अनुसार घुल मिल जाए ताकि उसका शोषण कर सके। नेक्स्ट अब चलते हैं, भारत में शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्न स्थानों पर विचार करना है। कौन सा सत्य है बताना है। 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने एवं देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रसारित एवं उन्नत करने जैसे उद्देश्यों का रखा गया था। एक्चुअली इसमें और भी चीज़ें आई थी, चलिए इसमें पढ़ते हैं। चार्टर के इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा प्रति वर्ष 1 लाख रुपये अनुदान देने का व्यवस्था किया गया था। हालांकि व्यवस्था तो किया गया था, लेकिन कभी भी 1 लाख रुपये वो खर्च नहीं किया। तो ये दोनों बातें सही है, ठीक है। इसी दोनों बातें, इस राशि को व्यय करने के प्रश्न पर विवाद हो जाने के कारण 1800 आपका देख सकते हैं 1813 में आया, 1823 में यह राशि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी, ठीक है। 10 साल तक भी नहीं उपलब्ध कराई गई। इसी दौरान कुछ प्रबुद्ध भारतीयों ने भी व्यक्तिगत स्तर पर भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास के लिए प्रयास एवं अनुदान भी किए। इसी क्रम में 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए राजा राम मोहन राय ने भारी अनुदान दिया। इस कॉलेज में शिक्षित बंगालियों द्वारा अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाती थी और तथा पश्चात विज्ञान और मानवी के पढ़ाई जाती थी। 1817 में डेविड हेरर ने कोलकाता में राजा राम मोहन राय के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। तो याद रखिएगा कब हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई कोलकाता में, तो 1817 में डेविड हेयर की मदद से, किसके आपका हेल्प से हुआ था, तो राजा राम मोहन राय, RRR। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास के संदर्भ में आंग्ल पाश्चात्य विवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। गलत को हम पहचानेंगे, ठीक है। गलत कौन सा है इसमें बताएंगे। एक एक ऑप्शन पर है, थोड़ा टाइम लग रहा है इसलिए आपको, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देख सकते हैं नेक्स्ट आपको देख सकते हैं, लोक शिक्षा के लिए स्थापित समान समिति के 10 सदस्यों में 2 दल बन गए थे, एक आंग्ल शिक्षा समर्थक एवं दूसरा पाश्चात्य शिक्षा समर्थक। ये बिल्कुल सही है। पाश्चात्य शिक्षा समर्थन का नेतृत्व H.N.T. प्रिंसेप ने किया था, ये भी ठीक है। पाश्चात्य शिक्षा समर्थक का तर्क था पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य को बढ़ावा न देकर परंपरागत भारतीय भाषाओं एवं साहित्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये भी आपकी बातें सही है। दूसरी ओर आंग्ल और पाश्चात्य शिक्षा समर्थकों का नेतृत्व मुंडो एवं अल्फिंस्टन्स ने किया। एक धरा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बनाए जाने का पर जो दे रहा था, तो दूसरा धरा जो है शिक्षा के, यानी 2 पार्ट, दूसरी पार्ट जो है माध्यम भारतीय भाषाओं को बनाए जाने का पक्षधर था। तो ये आपका, ये भी बात है। लॉर्ड मैकाले ने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया था, ये आपका गलत है। लॉर्ड पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन नहीं, अंग्रेजी करके देख सकते हैं, आपको बताते हैं। डी आपका आंसर है इसमें है। गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद के सदस्य जो थे आपका, ये लॉर्ड मैकाले ने आंग्ल और पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया था, ठीक है। सिर्फ पाश्चात्य नहीं बल्कि आंग्ल और पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया था। 2 फरवरी 1835 को अपने महत्वपूर्ण संस्मरण पत्र में उसने लिखा है कि सरकार के पास सीमित संसाधनों के मद्देनजर पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा के ही सर्वोत्तम है। अंग्रेजी भाषा का जनक इसी को कहते हैं, मुंडो को, मैकाले को, लॉर्ड मैकाले को। मैकाले के दृष्टिकोण उनको गवर्नर जनरल लॉर्ड जो है विलियम बेंटिंक ने पूरी तरह स्वीकार किया। तो किसने स्वीकार किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने स्वीकार किया। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षा के विकास के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत को पहचानना है इसमें, ठीक है। तो देख सकते हैं, भारत में शिक्षा के विकास के संदर्भ में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैकाले के दृष्टिकोण का स्वीकार किया, बिल्कुल अभी मैंने बताया। मैकाले के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने स्कूलों एवं कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को वो बना दिया और बड़े पैमाने पर अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने वाले स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना की गई, ये भी बातें सही है। मैकाले के दृष्टिकोण का समर्थन करने के पीछे सरकार की योजना समाज एवं उच्च वर्ग के भी एक तबके को शिक्षित कर ऐसी श्रेणी बनाने की थी जो रक्त एवं रंग से भारतीय हो परंतु अपने विचार, नैतिक मापदंड और प्रज्ञा और प्रवृत्ति से अंग्रेज हो। समझ सकते हैं, देखने में लगेगा काला लेकिन दिमाग और उसकी प्रवृत्ति रहेगा आपका अंग्रेजों जैसा। जैसे एग्जाम्पल में आप कमेंट में बता सकते हैं कौन नेता है, जवाहरलाल, बाकी आप समझ गए होंगे। शिक्षा की इस पद्धति को बढ़ावा देकर के सरकार और
साधारण के बीच दुभाषियों की भूमिका को समाप्त करना चाहते थे। ये ऐसा कुछ नहीं, दुभाषियों की कमी को भी कुछ नहीं करना चाहता था, वो अपना फ़ायदा करना चाहता था। सरकार जो भी आपका गवर्नमेंट यानी कि अंग्रेज लोग शिक्षा की इस पद्धति को बढ़ावा दे करके सरकार और जनमानस के बीच में दुभाषियों की भूमिका को समाप्त नहीं करना चाहती थी। सरकार शिक्षा के इस पद्धति को बढ़ावा देकर के एक ऐसी श्रेणी तैयार करना चाहती थी जो सरकार और जनसाधारण के बीच में दुभाषियों की भूमिका निभा सके। सरकार का मानना था कि इस प्रकार पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य का ज्ञान जनसाधारण तक पहुंच जाए। इस सिद्धांत को अधोगामी निस्यंदित सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किससे? इस सिद्धांत को अधोगामी निस्यंदित सिद्धांत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है चार्ल्स वुड डिस्पैच। आपका 1854 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है या असत्य, सत्य पर विचार करना है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड ने 1854 में भारत की भावी शिक्षा की एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की, जिसे क्या कहा? वुड डिस्पैच कहा गया। ये बिल्कुल सही है। इस योजना में सरकार ने कहा कि जन साधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार एवं स्वयं वहन करे। ये भी बातें सही है। उसने उच्च शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाए जाने का सुझाव दिया। उच्च शिक्षा को दिया था, प्राथमिक को नहीं दिया था। प्राइमरी वालों को जो है अपना जो लैंग्वेज में वो, ये आपका गलत है। ठीक है, पहला, दूसरा सही है। वुड डिस्पैच में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और प्राथमिक शिक्षा का जो माध्यम जो है देसी भाषा, जो आप जिस भी भाषा में सीख रहे हैं, सुझाव दिया गया था। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा क्योंकि बच्चे तो काम करेंगे नहीं उनके। इसने लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी शहरों जैसे कि कोलकाता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया। जितने भी प्रेसिडेंशियल शहर थे, कोलकाता, मुंबई और मद्रास। इसने स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के विकास पर भी बल दिया। इसने सरकारी शिक्षा में संस्थाओं में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देने पर बल दिया। इसने कहा था कि सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य स्वायत्त शिक्षा का प्रसार करना है। इन्हीं कारणों से वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन भी आया है कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, तो इन्हीं को कहते हैं, वुड डिस्पैच को। ठीक है, नेक्स्ट है 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में गठित हंटर आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखते हैं क्या उद्देश्य है इसका। तो केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना था इसका मेन मकसद। भारत की देख लेते हैं। भारत में प्राथमिक एवं से लेकर के उच्च लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा का समीक्षा करना है। हंटर आयोग सिर्फ प्राथमिक और माध्यमिक था, यानी 1 to 5 और 6 to 8 वाला, केवल प्राथमिक नहीं, ये भी नहीं। व्यवसाय को शिक्षा प्रारंभ करने हेतु व्यवसाय यानी बिजनेस का कोई इससे रिलेशन है ही नहीं। 1882 में गठित हंटर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य या कार्य 1885 के पश्चात देश में शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों और उनकी प्रगति की समीक्षा करना था। हंटर आयोग की समीक्षा संबंधित मुख्य कार्य केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तक सीमित था तथा विश्वविद्यालय शिक्षा से कोई संबंध नहीं था। इसने माध्यमिक शिक्षा को साहित्यिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा में बांटने की सुझाव दिया था। इसने प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण नगर एवं जिला बोर्डों को देने की सिफारिश भी की थी। इसमें 8 सदस्य जो थे भारत के थे। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या को अध्ययन करने के लिए 1917 में गठित सैडलर आयोग के अध्यक्ष किस ब्रिटिश विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे? तो वो कौन से थे? तो लीड्स विश्वविद्यालय के, लीड्स, ओके, लॉर्ड्स नहीं, लीड्स। लॉर्ड्स क्रिकेट नहीं खेलना है आपको, लीड्स विश्वविद्यालय के लिए कोरिलेट कर सकते हैं। सैडलर आयोग के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर M.E. सैडलर ब्रिटेन लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे। इस आयोग के गठन केवल कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किया गया था, लेकिन इस आयोग ने प्राथमिक से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा का अध्ययन किया। 1920 में सरकार ने सैडलर आयोग की रिपोर्ट को सभी प्रांतीय सरकारों में लागू करने का आग्रह किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा के निम्न स्थानों में का उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार कौन सा सही क्रम है? तो उसके बताइएगा कौन सा सही क्रम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सीधे आंसर पर चलते हैं, आपका बी ऑप्शन सही है। तो इसमें इन संस्थाओं का जो है क्रम इस तरह से है। आपका रुड़की अभियांत्रिक संस्थान जो है आपका रुड़की IIT 1847 में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका 1887 में आया। पूषा जो है आपको बिहार में पड़ता है, कृषि संस्थान 1905 ईस्वी में। पटना विश्वविद्यालय आपको 1917 में बनकर तैयार हुई। चलिए याद रखिएगा इस तरह से।
हैं तो इस तरह से आपका ऑप्शंस आपको बन जाएगा, बी ऑप्शंस आ जाएगा। ठीक है, रुड़की, फिर आपका इलाहाबाद, फिर उसके बाद पूषा आता है 1905 में, 1907 में आपको पटना विश्वविद्यालय। ठीक है, याद रखिएगा, फिर से बता देते हैं आपको। रुड़की अभियांत्रिक जो है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज जिसको कहते हैं संस्थान 1947 से याद रखिएगा। 1947 भारत का आज़ादी हुआ, उससे ठीक 100 साल पहले रुड़की अभियांत्रिक हुआ था। उसके बाद 87 में आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पूषा का 1905 और पटना का तो सभी लोग को पता होगा। 1929 में गठित हार्टोग समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? हार्टोग का मुख्य उद्देश्य था शिक्षा में हुए विकास के संदर्भ में रिपोर्ट देने के लिए, बस यही था, बाकी इस चीज़ें पढ़ेंगे नहीं। शिक्षण संस्था की संख्या में अंधाधुंध वृद्धि के कारण शिक्षा के स्तर में गिरावट आने लगी थी। अतः शिक्षा में हुए विकास के संदर्भ में रिपोर्ट देने के लिए सन 1929 में सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर बल दिया, लेकिन अनिवार्यता या शीघ्र प्रसार को सुनिश्चित की बताया। इस समिति ने यह भी सिफारिश की कि विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए नियम अत्यंत कठोर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सन 1937 में गांधी जी ने अपने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित लेखों की श्रृंखला में शिक्षा पर एक योजना प्रस्तुत की थी। उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जानता है। 1937 में गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र के अंकों में शिक्षा की जिस योजना की प्रस्तुत किया था उसे वर्धा योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अनुसार प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च विद्यालय में स्थापित करने तथा 6 से लेकर के 11 के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। अभी देख सकते हैं, अभी 6 से लेकर के कितना 14 साल तक के बच्चों को मिलता है। 11 से लेकर के 17 तक के बच्चों के लिए 6 वर्ष तक का पाठ्यक्रम है। और योजना में 2 तरह के उच्च विद्यालयों की स्थापना के बारे में कही गई थी। एक विद्यालय विषय एवं दूसरा व्यवसाय के लिए थे। इस योजना में इंटरमीडिएट स्तर पर को समाप्त करने की बात कही गई थी। 1937 में कांग्रेस ने शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन वर्धा में आयोजित किया था। इस सम्मेलन में पारित प्रस्तावों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने के लिए जाकिर हुसैन के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। याद रखिएगा इन सारे वर्ड को जो मैं बता रहा हूँ और व्याख्या आपको बता रहा हूँ, इससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होते ही, याद रखिएगा। वर्ष 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने शिक्षा की एक राष्ट्रीय योजना तैयार की जिसे सार्जेट योजना के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन एक सार्जेट योजना की विशेषता नहीं थी? इसको 2 से 3 बार रिपीट कीजिएगा। ये कौन सा थी? तो 3 से लेकर के 6 आयु के समूह के बच्चों को पूर्वगामी, इसको कहते हैं नर्सरी, ये प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की, ये भी सही है। 6 से 11 के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की, ये भी सही है। 20 वर्षों में वयस्कों को साक्षर बनाने का लक्ष्य था, बिल्कुल ही सही है। 50 वर्ष में देश में शिक्षा के पुनर्गामी का कार्य पूरा करने का लक्ष्य किया गया था, ये आपका गलत है, ये 40 वर्ष में था। ठीक है, इस योजना में 40 वर्ष में देश में शिक्षा के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य किया गया था। उच्च स्तर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को 2 भागों में विद्या विषयक शिक्षा एवं तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा में विभाजित करने की सलाह दी गई थी। शिक्षकों का प्रशिक्षण शारीरिक शिक्षा एवं मानसिक एवं शारीरिक तौर पर विकलांगों की शिक्षा देने की बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप बताइएगा इसमें शिक्षा संबंधित योजना और इसका स्थापना वर्ष कब है? तो आपका है कोठारी शिक्षा योजना आपका है, आपका 1964 से लेकर के 66 के बीच में हुई थी। नेक्स्ट है आपका सैडलर विश्वविद्यालय आपका आया है 1917 से 19 में। हंटर शिक्षा आयोग अभी मैंने बताया था आपको 1882 से 83 में। और राधा कृष्ण आयोग की आपका है 1948 से लेकर के, राधा कृष्ण जो आपको वही है आयोग है 1948 से 49 में, फर्स्ट उपराष्ट्रपति आपके रहे थे। नेक्स्ट है, देख सकते हैं इसकी और भी चीज़ें हैं, इसमें व्याख्या आप देख लीजिए। कोठारी शिक्षा आयोग है 1964 से 66 में। सैडलर आपका विश्वविद्यालय आयोग है 1917-19 में। हंटर शिक्षा आयोग है 1882 से 83। राधा कृष्ण आयोग है 1948-49। हार्टोग समिति आपको 1929, अभी मैंने चर्चा किया था। शिक्षा पर वर्धा योजना 1937 गांधी जी के साथ संबंधित है। चार्ल्स वुड डिस्पैच आपका 1884, इसके बारे में भी मैंने चर्चा किया। सार्जेट योजना
1944 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसकी देख सकते हैं शिक्षा संबंधित जितने भी योजना है योग्य यह है कि तत्कालीन गवर्नर जनरल वायसराय का कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला देखते हैं सार्जेंट योजना जो हुआ था लॉर्ड वेबल के समय में, ये सही है। हार्टेग समिति आपका लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था, ये आपका इसी समय में हुआ था। हार्टेग यस हार्टेग। नेक्स्ट है हंटर शिक्षा समिति आपका लॉर्ड लिपर के समय में लगभग 84 में 1884 में। राधा कृष्णन हुआ था आपका 1948 में। लॉर्ड लिथगो नहीं आया था इसमें, लॉर्ड लिथगो। राधा कृष्ण आपका आया था लॉर्ड माउंटबेटन, ओके, लॉर्ड माउंटबेटन एमबीटी, लॉर्ड माउंटबेटन याद रखिएगा। 1948 से 49 के बीच में। तो इसकी देखिए आप इसके व्याख्या देखते हैं। राधा कृष्णन आयोग जो है 1948 से 49 में लॉर्ड माउंटबेटन के समय में हुआ था। चार्ल्स वुड डिस्पेज आपका 1854 में आया था। चार्ल्स वुड डिस्पेज आपको 1854 लॉर्ड डलहौजी के समय में। सेडलर्स आयोग है 1817 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। वर्धा आपका है 1937 लॉर्ड लिनलिथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत तेज़ी से कंप्लीट करेंगे, बस थोड़ा सा बचाओ। निम्न तकनीकी संस्थाओं में उनके संस्थाओं के वर्ष कौन सा जोड़ा बेमेल है, यानी गलत कौन सा है। तो पूना इंजीनियरिंग कॉलेज आपका 1858 में हुआ था, बिल्कुल सही है। कोलकाता चिकित्सक विद्यालय आपका 1860 में, ये 1860 में नहीं हुआ था बल्कि 1835 में हुआ था। 1835 में हुआ था कोलकाता चिकित्सा जो है 1835 में हुआ था, ठीक है, 35 में। गुडिंग इंजीनियरिंग कॉलेज आपका 1858 में, बिल्कुल सही है। पूसा कृषि विश्वविद्यालय आपका 1905 में, मैंने इसकी चर्चा कर चुका हूँ। तो आई होप कि इसका आंसर आपको क्लियर पता चल गया होगा। इसकी व्याख्या हम समझ लेते हैं तेज़ी से ताकि आपको याद रहे। कलकत्ता चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना 1835 में हुई थी। पूना इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना वास्तव में 1854 में ओवरसीज स्कूल के रूप में की गई थी। बाद में 1858 में इसका दर्जा बढ़ाकर के इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा दे दिया गया था। गुइंडिंग इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना फोर्ट सेंट जॉर्ज के पास एक इमारत में एक छात्र के साथ सर्वेक्षण स्कूल के रूप में 1794 में हुई थी। 1858 में इसे इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा प्रदान किया गया था, तो 1858 ही मानेंगे। बिहार के समस्तीपुर में पूसा कृषि अनुसंधान की स्थापना, ये कई बार पूछा जाता है पूसा कहाँ पर है, तो समस्तीपुर जिले में की स्थापना एक अमेरिकी समाज सेवक जो है मिस इन हेनरी आपका फिफ्स द्वारा 1905 में की गई थी। 1905 में इसकी आधारशिला लॉर्ड कर्जन द्वारा रखी गई थी। लॉर्ड कर्जन वही बंगाल विभाजन वाला। 1936 में इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में से स्त्री शिक्षा की सुविख्यात पक्षधर थी, तो कौन कौन थी। तो आपका सिस्टर सुब्बलक्ष्मी भी थी। नेक्स्ट है आपका बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी थी। केशव चंद्र सेन भी थी। आपको आनंद कुमार स्वामी, तो चारों ऑप्शन सही है, सिस्टर कुमार स्वामी, बेगम रुकैया सखावत हुसैन से केशव चंद्र सेन से आनंद कुमार स्वामी जैसे समाज औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा के सुविख्यात पक्षधर थे। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी आरंभिक 20वीं शताब्दी में बंगाली नाट्य कला की एक अग्रणी हस्ती विनोदिनी दासी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो आपको कौन सा सही है, ये वो कलकत्ता में स्टार थिएटर 1883 की स्थापना के आदि के प्रवर्तक में एक थे, बिल्कुल। उन्होंने 1910 और 1913 के बीच अपनी आत्मकथा अमार कथा में यानी कि मेरी कहानी को धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत की थी, बिल्कुल। ये दोनों बातें सही है। किसके बारे में हम बता रहे हैं कहानी, तो विनोदिनी दासी के बारे में, ये दोनों बातें सही हैं। इसकी व्याख्या को जानते हैं। विनोदिनी दासी जिन्हें छोटी विनोदी के नाम से जाना जाता है, ये कोलकाता के कुछ प्रसिद्ध बंगाली भाषा की नाट्य अभिनेत्री थी। एक्टिंग के क्षेत्र में वो 12 वर्ष से लेकर 13 की उम्र में जुड़ी हुई थी। इन्होंने मतलब जब सचिन आपका फील्ड में आया था तभी से वो जुड़े हुए। सचिन 16 के एंड में 16 साल की उम्र में उन्हें 1989 में ही क्रिकेट में पदार्पण कर चुके थे, ठीक है, 89। इन्होंने 1914 में अपनी आत्मकथा लिखी जो अमर कथा के नाम से प्रकाशित हुई। वो अपनी आत्मकथा लिखने वाले थिएटर की पहली दक्षिण एशियाई अभिनेत्री में एक थी। बंगाल के महान संत रामकृष्ण परमहंस उनकी नाटक देखने आए थे, देख सकते हैं कितनी बड़ी बात है।
कितनी बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और रामकृष्ण परमहंस के कौन से शिष्य थे, जो कि बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कौन से संबंधित है, बताइएगा। ऑप्शंस आपके इसमें संबंधित है। तो डेक्कन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कौन से संबंधित है, जस्टिस रानाडे ये आपके संबंधित है। शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से 1884 में पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जस्टिस रानाडे ने की थी। किसने किया था? 1884। फिर से बताते हैं, शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से 1884 में पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जस्टिस रानाडे थे। रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। रानाडे ने आत्माराम पांडुरंग के साथ मिलकर के प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। 1867 में रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है लॉर्ड मैकाले से संबंधित है। क्या है? तो अंग्रेजी शिक्षा। अभी मैंने इसकी चर्चा किया था। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता है जो रक्त एवं रंग से भले ही भारतीय हो, परंतु नैतिक मापदंड और प्रवृत्ति अंग्रेजी जैसी हो। मैकाले के सुझावों के पश्चात शीघ्र ही स्कूल और कॉलेज में अंग्रेजी की शिक्षा का प्रावधान बना दिया गया। यानी 6 के बाद देखते हैं, अभी भी समय होता है। सरकारी देशों में देखेंगे 1 to 5 तक, यानी प्राइमरी में आपकी भाषा में पढ़ाए जाएंगे, और 6 से लेकर के आपका 10, 12 या ग्रेजुएशन हो, अंग्रेजी में सीधे ट्रांसलेट कर देते हैं सभी लोग। सर चार्ल्स वुड 1854 में भारत में भावी शिक्षा नीति की विस्तृत योजना बनाई, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास का विशेष जोर दिया गया था, तो प्राथमिक शिक्षा पर, सिर्फ हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर आयोग जो है 1882 से 83 में आया था, और डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में वुड डिस्पैच 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुए प्रगति और प्रयासों का मूल्यांकन करने हेतु किया गया था। क्या करने के लिए हंटर आयोग किस लिए आया था? तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति एवं प्रयासों का मूल्यांकन जांचने के लिए आया था। आयोग ने सरकार के निम्न सुझाव दिए गए थे। प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। महिलाओं की मौजूदा शिक्षा के विकास पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम साहित्य व्यवसाय के जितने भी हैं व्यवहारिक पाठ्यक्रम के को विभाजित करना चाहिए। निजी प्रयत्नों को शिक्षा में बढ़ावा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है हंटर कमीशन आपका 1882 में, जिसे भारत में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए निर्धारित किया गया था। उसने क्या किया था? उसने, तो आपके ऑप्शन है, उसने क्या है? ऑप्शन है विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी शिक्षा का विरोध किया। बिल्कुल ही गलत है कि इसमें विरोध नहीं किया गया था। 1854 में विज्ञप्ति प्रवेश को रद्द किया गया था। बिल्कुल रद्द नहीं किया गया था। प्राथमिक शिक्षा का अधिक बल दिया गया था, देते हुए 1854 में विज्ञप्ति प्रस्तुत किया गया था। ये शिक्षा में सहायता अनुदान प्रदान करने की आलोचना की। ऐसा कुछ नहीं किया गया था। ठीक है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1882 में, रिपन आपको पता है कब से कब तक आया है, आप लोग को पता होगा। कार्यकाल में 1882 में हंटर कमीशन की स्थापना हुई थी। इस कमीशन की स्थापना चार्ल्स वुड के घोषणा के लेख में प्रतिपादित भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्रगति के स्तर की समीक्षा हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में की गई थी। इस कमीशन की मुख्य बातें निम्न थी। प्राथमिक शिक्षा में आपका व्यवहारिक और देसी भाषा में हो, धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न दिया जाए, बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, अनुदान सहायता छात्रा शिक्षक की संख्या और आवश्यकता के अनुपात में दिया जाए। चलिए जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट 2 से 3 क्वेश्चन है। इस कमीशन के तहत प्राथमिक शिक्षा पर बल देते हुए 1854 के विज्ञप्ति को समर्थन दिया जाना चाहिए। एक लाइन में आपको लिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। मैं अगर इसको स्किप भी कर सकता, कई लोग मैंने देखा है इसको, ये सारी चीज़ों को ABCD खेल के चले जाते हैं। ए हो गया ऐसे करके चले जाते हैं। हेनरी टी कोलबर्ग निम्नलिखित में से किस संस्था से संस्कृति के प्रोफेसर हैं? तो फोर्ट विलियम कॉलेज के। ऐसे करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन मैं आपको व्याख्या बता रहा हूँ ताकि आपको समझ सकें। हेनरी थॉमस कोलबर्ग जो एशियाई एवं संस्कृत भाषा के प्रमुख विद्वान थे। किसके? तो संस्कृत और एशियाई कोलबर्ग के। उन्होंने पाश्चात्य विद्या के विविध विषयों पर लेख लिखे, जिसके द्वारा इन विषयों का परिचय पाश्चात्य विद्वानों को मिला। इनका लेख कोलकाता से प्रकाशित होने वाली एशियाटिक रिसोर्स नामक प्रख्यात शोध पत्रिका में छपे। 1807 से लेकर के 14 तक बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के सभापति रहे। हेनरी टी कोलबर्ग कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत के प्रोफेसर थे।
ये अनेक वर्षों तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सदस्य भी रहे। चलिए नेक्स्ट है, और ये शायद एक और 2 क्वेश्चन लास्ट पर चाहे। सर सैयद अहमद खान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर उनमें से कौन सा सही है? तो जानते हैं कौन सा सही है। ये उनका तर्क था कि भारत समान वंशानुगत पर आधारित जनजातीय समुदायों का एक महासंघ है। बिल्कुल ही इनका कथन ये सही है। उनका तत्व विचार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्व विचार के बहुत समान था। बिल्कुल ही गलत। बाद में उनका विचार चेंज कर दिया था, अंग्रेजों ने इनका दिमाग खाली कर दिया था। उन्होंने व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों पर आधारित एक राष्ट्र राज्य के रूप में भारत की कल्पना की थी। भारत ने अलग राज्य की कल्पना की थी पाकिस्तान के। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेशन कॉलेज के पाठ्यक्रमों ने मुस्लिम धर्मशास्त्र और यूरोपीय मनोवाद को मिश्रित कर दिया था। बिल्कुल ये सही है। तो 1 और 4 इसमें सही है। 1 और 4 डी ऑप्शन से इसमें आए। ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेशन कॉलेज की स्थापना की। बाद में विकसित होकर के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बनाए। उन्होंने उर्दू को भारतीय मुसलमानों की सामूहिक भाषा बनाने पर जोर दिया। आधुनिक शिक्षा का प्रसार जीवंत पर्यंत उनका प्रथम ध्येय रहा। और तर्क तो यह भी था कि भारत समान वंशानुगत पर आधारित जनजातीय समुदायों को मान सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल का जो प्लेलिस्ट है सभी लोग वीडियो जाकर देखिएगा। निम्न में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। विश्वविद्यालय के लिए जितने भी हैं तो मदन मोहन मालवीय धार्मिक शिक्षा के लिए। मदन मोहन मालवीय ने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा हेतु प्रबल रूप से वकालत की। उन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, और यहीं पर पहली बार महात्मा गांधी को बुलाया गया था, भाषण दिए थे, और यहीं से उठा करके राजकुमार जो है राजकुमार शुक्ला ले गए थे चंपारण में। 1909 में इलाहाबाद से अंग्रेजी अखबार द लीडर की शुरुआत हुई थी। 1931 में कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी हिस्सा लिया गया था। मदन मोहन मालवीय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 1932 में पूना समझौते में भी मदन मोहन मालवीय की भूमिका रही। पूना समझौता जो हुआ था BR अम्बेडकर के बीच और गांधी के बीच में, तो उन्होंने मध्यस्थता की भूमिका लिया, और उनको 2014 में मरणोपरांत भारत रत्न भी दिया गया था। मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न 2014 में प्राप्त हुआ था। ये सारे बातें याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दीजिएगा। जिन लोगों को NCERT SCERT का बुक प्राप्त करना है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।